आज का जो सेशन चालू होने वाला है ये क्लास नंबर 1 है फाउंडेशन कोर्स का या बेसिक कोर्स का। तो जितने भी लोगों को ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता हो, है ना, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोग अपने हैंड रेस करेंगे और मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा अगर वो टॉपिक से रिलेटेड होगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं मानता हूँ कि ज्योतिष सीखते वक्त ना बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, पर पता है क्या, पर्सनल क्वेश्चंस ना ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाते हैं जब आप नॉलेज को पढ़ते हो। आप में से जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं ना, या कैमरा ऑन करने की स्थिति में, क्योंकि मैं इमेजिन करता हूँ कि आप इतनी बड़ी विद्या को सीखने के लिए आरंभ कर रहे हैं ये दिन, वो भी अश्विनी नक्षत्र के दिन, तो आप लोग पूजा करके आए होंगे, शावर ले लिया होगा और शायद फास्टिंग में होंगे। तो अगर आप जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ना उससे ना मेरे को एनर्जी को कनेक्ट करने में बहुत आसानी मिलती है। मैं रिकॉर्ड भी कर सकता था, पर रीज़न क्या है लाइव क्लास करने का, कि जितने भी स्टूडेंट्स को हम लोग देख सकते हैं, तो देखकर ना बहुत सारी एनर्जीज पता चल जाती हैं कि स्टूडेंट किस लेवल पे है, कंफ्यूज तो नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि लाइव पढ़ाने का मज़ा बहुत अलग है। और अगर सामने कोई बैठा हो क्लासरूम में तो चौक भी फेंक के मार सकते हैं, पर वो सुविधा भी मेरे पास है नहीं। तो एटलीस्ट जब मेरे को दिखेगा कि आप इधर उधर देख रहे हो तो मैं एटलीस्ट डांट पाऊंगा। तो ये जो विद्या है ना, ये जिंदगी भर काम आएगी, ये सुकून देगी। ये ऐसी विद्या है जो ना हर किसी के लिए बनी नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का भय हो, चिंता हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो, ये विद्या नहीं आएगी। मैं अभी बोल देता हूँ। लेकिन अगर जब आप इसको सीखने लग जाओगे, आप मेरी बात मान के चलना, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर आप मेरे कहने से सीखोगे, आपकी लाइफ के अंदर जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो या नहीं हो, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये विद्या ही ऐसी है, ये इतना मुक्त बनाती है कि आपको हर एक द्वंद्व से खत्म कर देती है। ग्लानि जो है ना, वो सबसे बड़ा भार है इंसान के अंदर, हर एक चीज के लिए ग्लानि, और ग्लानि पे ही पूरा धर्म चलता है। ये पूरी दुनिया ग्लानि पे चलती है। उसको खत्म करने के लिए ज्योतिष है। विद्या आपको लिबरेट करेगी हर एक मिनट, लेकिन उसका कंडीशन है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज अपने आप मेरे को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत सारे सूत्र ना लगातार बोलते हुए चलता हूँ, मैं लिखता कहीं पे भी नहीं, मैं पावर पॉइंट्स नहीं बनाता, मैंने स्कूल में भी नोट्स नहीं बनाए आज तक। लेकिन मैंने जो इतने टाइम का पढ़ा हुआ है वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। उसके बीच में से क्या लर्निंग निकलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। ज्योतिष आपको निश्चिंतता की ओर लेके जाएगा, ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर ये ज्योतिष आपको परेशान करने लग जाए तो समझ लीजिएगा आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। और ऐसा कितने सारे स्टूडेंट्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल है जो बोलते हैं सर लाइफ चेंज होता है। मैं बोलता हूँ होता है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आगे मेहनत आपको ही करनी है। तो ज्योतिष के ना कुछ नियम है, क्योंकि ज्योतिष ना लाइफस्टाइल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसको लाइफस्टाइल को जीने का तरीका आना चाहिए। इससे पहले कि हम ग्रहों की बात करें, हमको ना अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ग्रह हमारे ही अंदर बैठते हैं। और होता क्या है कि हमारी ना बहुत अच्छी हैबिट है कि हम लोग ना अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते, कभी भी हम लोग कमी ढूंढते हैं सामने वाले के अंदर। हम ये बोलते हैं कि मेरा मंगल खराब है, राहु खराब है, ये खराब है। खराब कुछ नहीं होता, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको सिखाई नहीं देती। तो जब कभी भी आपको लगे कि परेशानी बाहर वाले के अंदर है, आप 10 मिनट रुक के सोचिएगा परेशानी आप ही के अंदर है। और कई बार ना कंसल्टेशन में मैं बोलता हूँ, और इसलिए कंसल्टेशन कई बार नेगेटिव फीडबैक वाले आते हैं, वो बोलते हैं मेरे को हेल्प नहीं किया आपने। मैं तो हेल्प करना चाहता था, आपने हेल्प ली नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते मेरी बात को कि परेशानी आपके अंदर है। तो लेकिन जब हम अपने अंदर से परेशानियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, मुझे बोलते हैं ना कि हाँ ये ऐसा ही है, मेरा मंगल नीच ही है, मैं ऐसा ही हूं, बात खत्म। इसके अंदर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन इसी मंगल की एनर्जी को मेरे को यूज करना सीखना है। मेरा सूर्य नीच है, मैं ऐसा ही हूं, मैं लोगों के साथ एडजस्ट करते हुए चलता हूं, मैं लगातार मैं इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाता हूं।
पर यही मेरी अच्छी चीज है कि मैं लोगों के साथ मिलके चलता हूं, मैं सबके काम आता हूं। तो जब आप अपने चार्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यही मेरा चार्ट है और मेरे को इसी की एनर्जी को यूज करना है अच्छी तरीके से, ग्रह वहां से अच्छा रिजल्ट देना चालू करता है। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरी सारे की सारी, मैं ना बात कर सकता हूँ ना ढंग से लिख सकता हूँ, कैपिटल लेटर्स बीच में यूज कर लेता हूँ, ग्रामर आता नहीं है, हैज और हैव कहाँ यूज करना है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मेरे को तो ग्रामर आता ही नहीं। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, उसके बावजूद अगर मुझ जैसा व्यक्ति किताब लिख सकता है तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी लिख सकता है, और वो भी ब्रेकिंग सेंटेंसेस के साथ। तो ज्योतिष सीखने के लिए ना आज आपका डे वन है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कुछ काम करना सीखिए। पहली चीज, आपके अंदर किसी के लिए भी द्वंद्व हो, द्वेष हो, वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जब किसी और पे फोकस कर रहे होते हैं ना, वो चीज बड़ी हो रही होती है। फोकस अपने आप पे रखना है। मेरे को कैसे बेहतर बनना है, कहीं पे लिख लीजिए इस बात को। मेरे को कैसे बेहतर बनना है, अपने लिए सोचिए। मैं क्या कर आज, क्या आज मैं पढ़ा हूं, क्या आज मैंने अपने बॉडी के लिए टाइम दिया है, क्या आज मेरे को अपने ड्रेसिंग में टाइम दिया है, क्या मैंने अपने दिमाग को टाइम दिया है आज। आपके उत्थान के लिए आप क्या करें, इस पे बहुत चिंता कीजिएगा, बजाय कि कोई क्या कर रहा है। दूसरा, अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाइए। आप शांत नहीं बैठिए, शांत बैठिए। और शांत आप तब बैठते हैं, आपके विचारों के अंदर अच्छा स्पंदन तब होता है जब आप खाली बैठने के हैबिट में आते हैं। तो खाली बैठने के हैबिट के लिए फोन नहीं देखना है, जरूरत से ज्यादा ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, आइसोलेशन में जाना है और अपने काम से काम रखना है। और खाली बैठ के क्या करना है कि कोई ना कोई पढ़ाई करनी है। देखो, पढ़ाई से ना खुशी मिलती है, बहुत सिंपल सा ही है। और जब आप अपने काम में मस्त हो जाते हैं ना, फिर दुनिया कुछ भी करते रहे, आपको मस्त रहना है। हमको दुखी रहना सिखलाया जाता है, मैं आपको खुश रहना सिखला रहा हूं। हैबिट है, डालनी पड़ती है डेली। वो ना डेली चेक करना पड़ता है अपने आप को कि आज मैं दुखी क्यों हूं। आपका ब्रेन दुख रहने के कारण डेली सुबह उठ के ढूंढ लेता है। प्लीज उसको समझाइएगा कि दुखी नहीं होना है। ये बेसिक से नियम है लाइफ के, मैं इसको सिखाता हुआ चलूंगा, क्योंकि ज्योतिष ना इसके बिना नहीं आएगा। अगर इसके बिना ज्योतिष सिखाऊंगा ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ज्योतिष बन जाओगे जो बोल रहे होंगे कि आपका सष्टेश यहाँ है, अष्टमेश यहाँ है। और मेरे साथ, मेरे से जो ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट किया था। मैं तो उनको जादू डेली दिखाता हूँ, और नहीं दिखाऊंगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो तो दिन रात मेरे को देखते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यही काम ना आपको करके देखना है। हर एक हफ्ते मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। तो आज का जो लेसन है ना, लाइफ लेसन है, वो है अपने आप को खुश रहने के लिए पूछना पड़ता है अपने आप से कि आज मैं दुखी क्यों हूं। दुखी होने का कोई कारण आपके पास नहीं है जब तक आपके पास शरीर है, हेल्थ है, आपके पास 2 वक्त का खाना है, सोने के लिए बेड मिल जाता है। इससे ऊपर की इच्छा अगर आपकी है तो वो सब बेकार है। ज्योतिष सीखने को मिल रहा है ना, मतलब ये लकी चीज है ना कि ज्योतिष सीखने को मिल रहा है फ्री में। नॉलेज इतने कि 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी मिल रहा है, यही सबसे अच्छा भाग्य है। यहां से चालू करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से किसी ने आज तक ज्योतिष का जा भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं बिल्कुल फाउंडेशन से चालू करूंगा। और उसके लिए अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाऊंगा आपको। ठीक है। तो ज्योतिष के अंदर हम लोगों ने क्या करा, जितने भी ऋषि थे, जितने भी महर्षि थे, उन्होंने कहा कि समय का विभाजन करना चालू करते हैं। क्योंकि जब हम आकाश तत्व को, स्पेस को और टाइम को बांटते हैं, स्पेस और टाइम की वजह से ही हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर गति की से को बीट कर देते हैं और फ्यूचर में देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आपने टाइम ट्रैवल किया है। ऋषिस को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, आइंस्टाइन ने बाद में बहुत लोगों ने आके बोली।
स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को, टाइम ट्रैवल के लिए ज़रूरी है। पर ऋषि ने उससे पहले, बहुत पहले इस काम को किया। और अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लेके आऊँ, दो मिनट दीजिएगा बस मेरे को, ताकि मैं शेयर कर सकूं। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। 1 मिनट दीजिएगा, शायद कुछ ग्लिच है। ओके, हाँ मैंने कनेक्ट नहीं करा है, ज़रूरी होता है। हाँ, तो आकाश का जो स्वरूप बना, उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये हमारा 360 डिग्री का जोडियाक है। आप आसमान में ऊपर देखिए, आपको जो भी दिखता हो, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। आप इसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लेके आ सकते हैं और कहते हैं ये हमारा 360 डिग्री का जोडियाक है। अब इस 360 डिग्री के जोडियाक को हमने डिवाइड करना है। 12 भागों में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने इस तरीके से डिवीजन लेकर आए। इसी तरीके से कुंडली बनती है। मैं यही डिविजन्स, 12 डिविजन्स अगर मैं सर्कल में भी कर दूंगा, तो भी मेरा काम चल जाएगा। पर इस 360 डिग्री के जोडियाक में ब्लैक रंग अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे से चालू करते हैं। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कलर्स। अच्छा, अभी आएंगे प्रणव, हम एनर्जीज पे भी आएंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी तो सिर्फ ये सोचो कि हमने डिवीजन किस तरीके से करना है। रेड ना सिंबल ऑफ एनर्जी है। जहां पे भी रेड होता है वो काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम एनर्जी है। हमेशा जब भी देखना कोई भी चीज गर्म होती है तो बोलते हैं लाल हो रहा है ना। तो कोई भी चीज जो लाल होने लग जाती है, मतलब उसके अंदर हाई एनर्जी आ गई है। ब्लैक क्या है? कोल्ड एनर्जी है, धीरे धीरे काम करती है, स्टेबिलिटी देती है। तो दोनों एनर्जीज के अपने फायदे हैं। और जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मंगल को लेकर आते हैं। मांगलिक कार्यक्रम रेड से लिखा जाता है, सिंदूर होता है, रूली होती है, टीका लगाया जाता है। ठीक है। और राख किसको लगाते हैं, भस्म कौन लोग लगाते हैं? जो लोग अघोरी होते हैं, जो जीरो स्टेट में जाना चाहते हैं, जो बहुत अपने आप में मस्त हो जाते हैं, उनको फिर भस्म का टीका लगाते हैं। ये नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट बोला जाता है, या इसको भृगु ऋषि की कुंडली बोली जाती है, नॉर्थ इंडियन। ठीक है। एक और फॉर्मेट है इसको डिवीजन का, और वो है कि मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें साउथ इंडियन देखना नहीं आता। आपको कभी भी अपने किसी विद्या को लिमिटेशन नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार आप सब बुक पढ़ रहे होगे सिर्फ साउथ इंडियन चार्ट में,
साउथ इंडियन फॉर्मेट में चार्ट मिलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एक से 12 हम लोग नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में भी इसी तरीके से यहां पे लिखते हैं 1, यहां पे लिखते हैं 2 और 1 से 12 तक डिविजन्स देते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को एक हाउस कितने डिग्रीज का मिलेगा? थर्टी डिग्रीज, ठीक है ना? बहुत अच्छा। मैथ्स में कोई कितना कमजोर तो नहीं ना, कितना भी नहीं हो रहा, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स बढ़ेगा। 30 डिग्रीज, तो एक हाउस, वन हाउस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये जो स्पैन है आपका जहां पे 1 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब हमको ये पता है कि हमारा एक हाउस 30 डिग्रीज का है, अब हमको ये देखना है कि ये जो चार्ट दिया गया है, यहां पे तो 1 नहीं लिखा होता, कई बार यहां पे तो कई बार 5 लिखा होता है, कई बार 7 लिखा होता है, कई बार 8 लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके अंदर आपको पोजीशन देता हूं। ये जो मिडिल पॉइंट है ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे मैंने मार्क किया है राउंड शेप गोला। अगर आप फोन में देख रहे होंगे इसको तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन करना पड़ेगा। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये आपको, ये पॉइंट है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये ईस्ट है। सबसे जो लोअर पॉइंट है चार्ट के अंदर, ये वेस्ट है। ये जो पॉइंट एक्सट्रीमली 10th हाउस के इधर है, इसको साउथ बोलते हैं, ये साउथ डायरेक्शन है। और 4th हाउस और 3rd हाउस के बीच में ये पॉइंट नॉर्थ है। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, इसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। तो मेरे को स्पेस का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने इधर इसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। मतलब जब कभी भी इन्होंने डिसाइड किया होगा ऋषिज ने कि हमें चार्ट बनाना है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल ठीक बात है ना, सन ईस्ट में राइज करता है, तो हम ईस्ट से चालू करते हैं चार्ट को अपने, कि सुबह सुबह 5 से 7 बजे का टाइम, वो ये फर्स्ट हाउस राइज करेगा। और किसके साथ राइज करेगा? सन के साथ करेगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम के और ज्योतिष में जो एक बहुत बड़े अच्छे प्लैनेट है, वो है सन, जिनको यह बोला जाता है सूर्य। तो भगवान सूर्यदेव सारे ग्रहों के राजा हैं। रीजन बीइंग इज क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे चार्ट के अंदर। और इसलिए हर सुबह जब कभी भी लगन राइज होता है, सूर्योदय होता है, आप देखिए यहां पे जिसका भी जन्म सुबह 5 से 7 के बीच का है,
उसका सूर्य पहले घर में आपको मिलाई दिखाई देगा। है कोई हमारे क्लास के अंदर सूर्य जिसको लगन में है, 5 से 7 बजे का टाइम पीरियड है? अब जब हमको ये पता है कि यहाँ पे 1 आया था, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि क्यों वहां पे अलग अलग साइन राइज होते हैं। क्योंकि सन एक राशि में 30 डेज रहते हैं। सन की स्पीड 1 डे 1 डिग्री है। बिल्कुल ठीक है ना? 30 डिग्री का घर है, डेली सन 1 डिग्री बढ़ते हैं और 30 दिन बाद अपनी राशि चेंज कर लेते हैं, और उसी को हम संक्रांति बोलते हैं। जो मैं आपको बोलता हूं कि संक्रांति का दान करना चाहिए, तो संक्रांति का मतलब है कि सूर्य भगवान ने अपनी राशि चेंज की है। तो जो 14 अप्रैल से 14 मई है, देखो ये वाला जो घर है, 14 अप्रैल टू 14 मई, सॉरी मैं तो लिख देता हूं, एरीज के अंदर सन जो है नंबर 1 में रहेंगे। 14 मई टू 14 जून किस में रहेंगे? नंबर 2 के अंदर। उसके बाद फिर 14 जून से 14 जुलाई इधर। तो अभी सन कहां पर है? अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? अभी चल रहा है 14 मार्च से 14 अप्रैल का टाइम पीरियड। सन कहां पे मिलने चाहिए आपको? पाइसेस में। अभिजीत पाइसेस में आएंगे ना, मीन राशि में जिसको बोलते हैं। ठीक है। किसी बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन हो रहा हो? क्लियर हो गया ना यहां तक कि सन कैसे अपनी संक्रांति में हर 30 दिन बाद बदल देते हैं? ठीक है, तो हम ना एक काम करते हैं, आज सुबह का चार्ट बनाते हैं। आज सुबह का चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ आज सुबह। तो अभी सन कहां पे राइज करते हैं? सन सुबह हमेशा कहां पे होंगे? सुबह 5 से 7 बजे फर्स्ट हाउस में। सन कौन सी राशि में है? पाइसिस में, 12 नंबर में। अब सुबह 5 से 7 अगर वो यहां पर हैं, सुबह 7 से 9, क्योंकि 1 डिग्री मूव करने में, अर्थ को 1 डिग्री घूमने में टाइम लगता है 4 मिनट का। ये जो छोटा सा डैश है ना ज्योतिष में, इसको मिनट बोलते हैं। अगर ये डबल डैश होता तो इसको सेकंड्स बोलते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों।
किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा 1 डिग्री 4 मिनट? ठीक है, 2 घंटे लगते हैं, बिल्कुल आकाश, बहुत अच्छा ज्योत्सना। 30 डिग्री में को घूमने में 120 मिनट का टाइम लगता है। एक हाउस का स्पैन है, 1 हाउस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो हर एक 2 घंटे बाद, एवरी 2 आवर्स, आपकी आपका असेंडेंट या लगन चेंज होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर अंदर। तभी तो देखो ना, आप 12 घर हैं, 12 हाउसेस, 2 आवर्स ईच इज इक्वल टू 24 आवर्स का पूरा दिन बन गया। एक दिन में 12 के 12 लगन आ जाते हैं। तो एक दिन में 12 के 12 लगन इस तरीके से मिलते हैं। हाँ जी शीतल, आपको कहां पे समझ में नहीं आया? मैम आप म्यूटेड हो। और एक में रुकिए। हाँ जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम्म, सन ईस्ट से वेस्ट जाता है, हाँ जी। तो यहाँ पे हमने मतलब हमारी जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली, हम्म, उसमें 1 से 12 हम लेफ्ट में जाते हैं। तो हम्म, और आपने जो समझाया उसमें ये समझ में आ गया कि संक्रांति आपने जो बोला वो हम्म, 15th को चेंज होता है, दैट इज हम्म, क्लियर। पर हम्म, टाइमिंग का ऐसा होता है ना कि सुबह अगर 5 बजे उठे तो पहले हाउस में आता है, और मेरा हम्म, खुद का जन्म जैसे 12 बजे का है, तो तो मेरा आपका सन 10वें घर में या 11वें घर में? 11वें घर में आता है। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो, तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन होता है कि हाँ। मतलब डेट्स हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं, हम्म, टाइमिंग हम लोग राइट जा रहे हैं, अच्छा और काल मैं, पुरुष कुंडली ये लेफ्ट क्यों जाती है, ये अच्छा समझाना आप जैसे टाइम में लगे। ठीक है, बिल्कुल मैं हाँ समझाऊंगा। जी, थैंक यू सर। ठीक, अच्छा। तो अभी 2 घंटे में, 2 घंटे पर हाउस, 24 घंटे में 12 राशियां कवर होती हैं। अब सन जो है, अगर सुबह यहां से राइज हुआ है, सुबह 6:30 बजे का सनराइज चल रहा है आज की डेट में जहां पर मैं हूं। आपके घर पे भी, अगर आप असम में बैठे हैं तो पहले हो गया होगा, और आप कर्नाटका में बैठे हैं तो बाद में हुआ होगा। तो आप ये देखिए, अगर मैं 5 से 7 में फर्स्ट हाउस में हूं, सॉरी 6:30 से 8:30, मैं 6:30 to 8:30 फर्स्ट हाउस में हूं। 8:30 to 9:30, 8:30 to 10:30 कौन सा असेंडेंट राइज करेगा? कौन सा साइन असेंडेंट राइज करेगा? मेष, बिल्कुल मेष या एरीज राइज करेगा। अच्छा, फिर 10:30 to 12:30 टॉरस राइज करेगा। तो हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, हम क्योंकि हम ये मान रहे हैं हम जियो सेंट्रिक पोजिशंस में हैं। हम तो, बल्कि हम नहीं, हम घूमते हैं, पर हम ये मान रहे हैं कि हम तो अपनी जगह पे स्थिर हैं, क्योंकि हम अपने रेफरेंस में पूरे के सारे 9 के 9 ग्रह रह रहे हैं। पर हम घूमते हुए हमारा असेंडेंट एक टाइम पे ये बन जाता है, 2 घंटे बाद फिर ये बन जाता है, क्योंकि यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति घूम रहा है। हम पृथ्वी घूमती है ना 1 डिग्री में 4 मिनट, तो जैसे जैसे हम घूमते जाते हैं हमारा असेंडेंट बदलता जाता है। तो हम जब यहाँ पे जाते हैं तो शाम हो जाती है, यहाँ पे पहुंचते हैं तो दिन में दिन होता है, एक्सट्रीमली दिन होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम रात होती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप अभी का चार्ट खोलोगे अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने फोन में, आपको क्या लगता है कि कौन सा असेंडेंट राइज कर रहा होगा? क्या टाइम हो रहा है?
10:30 बज रहे हैं। अभिजीत, जेमिनाई कैसे राइज करेगा? कितने बजे राइज करेगा जेमिनाई? 6:30 बजे से कैलकुलेट करो, 2 घंटे। टॉरस अभी चालू ही हुआ होगा, बस चालू ही हुआ होगा। असेंडेंट डिग्री स्टार्टिंग में होंगे। देखो, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि आप अपने चार्ट में अब जाके देखो, अपने चार्ट्स में जाके देखो आपका जन्म और आपका सूर्य। आपने किसी का टाइम सुना ना कि इसका 11 बजे का जन्म है, तो सूर्य या तो 11वें घर में है या 10वें घर में है। किसी का सुबह 3 बजे का जन्म है, तो सूर्य कहां मिलेगा? सूर्य आपको मिलेगा या तो इस घर में, दूसरे घर में, क्योंकि सनराइज से जस्ट पहले का है, या फिर इस घर में। जब आप का सनराइज यहां से हो रहा है और आप यहां पे खड़े होकर सूर्य को देख रहे थे, जब आप शाम को घूम के आते हो, आपको सूर्य कहां दिखाई देता है? वेस्ट में। तो आप ईस्ट में सनराइज देखते हो और वेस्ट में वही सूर्य को आप डूबते हुए देखते हो। सूर्य वहीं का वहीं है। हमारी पृथ्वी अगर घूमती है तो वही सूर्य ईस्ट का वेस्ट में दिखाई देता है। हम कहते हैं हमारा ये तो सूर्य ढलता हुआ है, इसलिए संध्या का टाइम है। यहां पे सूर्य आता है शाम को 5 से 7 के बीच में, सनसेट के टाइम पे। यहां पे जो सूर्य होता है वो होता है 10 से 12 का सूर्य, बिल्कुल सर के ऊपर। और यहां पर रात को 1 से 3 डूबता हुआ बिल्कुल एक्सट्रीमली डीप एंड में सूर्य मिलेगा। तो आप अपने चार्ट्स में प्लीज चेक करके मेरे को ये बताइए, क्या आपको तो अपने चार्ट्स में ये समझ में आ गया कि मेरा सूर्य यहां पर इस हाउस में है, तो मेरा जन्म उस हिसाब से ठीक है? हिमाली, शीतल, जाओमी, अच्छा व्याप्ति, अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे ये बताओ कि कहां पर अटक गए हो। व्याप्ति और पूनम। सर हाँ जी, मतलब आई वाज बोर्न, मतलब मैं 2:58 में दोपहर में पैदा हुई थी और मेरा जो सन है वो 9th हाउस में है। बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया फिर अच्छा जो आपने बताया। अच्छा, तो ठीक है। पूनम, आपको क्या समझ में नहीं आया? सर मुझे समझ में आ गया ये कि मेरा टाइम ही गलत है, मम्मी को याद ही नहीं है मेरा टाइम। अच्छा, कोई क्योंकि बात सर नहीं। वो मेरी मम्मा, हाँ जी, ये सर मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से ये 7th में आ रहा है ना मेरा, और मम्मी बताते हैं 8th में। सर ये गड़बड़ है, फिर मम्मी को मैम याद अच्छा, नहीं है। कोई बात नहीं, 7th और 8th चलेगा, क्योंकि क्या है ना कि सारी राशियां जैसे जैसे मौसम छोटे बड़े होते हैं उस हाँ हिसाब जी, से राशियां भी छोटी बड़ी होती हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये एक आध हाउस का फर्क चलता है, डोंट वरी। अभी इस पे मत जाओ कि मेरा चार्ट गलत है। ठीक है, वीवो। नहीं नहीं ठीक, थैंक यू सर। वीवो 2019। सर हाय सर, हाँ जी, मेरा बर्थडे मार्च 3rd 7:30 को हुआ था और अच्छा एज जी, पर चार्ट 12th हाउस में दिखा रहा है, लेकिन अभी इस हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से फर्स्ट हाउस में होना चाहिए था। अच्छा ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वीवो और बाकी लोग कि एक आध हाउस का डिफरेंस चलता है, क्योंकि डिपेंडिंग आप कौन से टाइम जोन में हो। मैं कौन सा टाइम जोन ले रहा हूं? मैं टाइम जोन ले रहा हूं जब 6:30 बजे का टाइम सनराइज हो रहा है। कहाँ पे? देहरादून में। हिली एरिया है, सनराइज बहुत लेट होता है। आप जिस जगह पे बैठे होंगे, जहां पे आपका जन्म हुआ होगा, वहां पे हो सकता है सनराइज 5 बजे हो गया हो, छोटी राशि में हुआ हो और उसके सन 12th हाउस में मूव कर गया हो। ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, प्रणव। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, सर मेरा जन्म 23 जुलाई 1987 को है इन दिल्ली, इन अच्छा जी, फरीदाबाद। सो रात को 10:15 बजे।
ठीक तो है, तो उस सूर्य हिसाब या तो से 5वें घर में जाएगा या छठे में जाएगा। 5वें में कैसे, वही लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, लॉजिक कैसे? अच्छा, सुबह 5 से 7 प्रणव सूर्य कहाँ पे होता है? फर्स्ट में। और शाम को 5 से 7? हाँ, 7th में। ठीक है, 7 से 9? 8th। 9 से 11? 10th। सो 9th। नहीं नहीं, उल्टा जा रहे हो, यहां से यहां आना है ना। आप अपने ओके। आप ही अपनी पोजीशन देखो प्रणव। सुबह आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद आप जो है, आपका जो असेंडेंट राइज करेगा वो ये वाला करेगा। लेकिन सूर्य कहाँ पे गया? सूर्य तो इधर मूव कर गया ना। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके एंटी सूर्य तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो ना। ओके 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 ओके। आपका असेंडेंट जो है हमेशा ऐसे मूव करेगा। तो जो प्लैनेट स्थिर है यहाँ पे, वो तो ऐसे जाएगा ना उसी रेफरेंस में। ओके ओके। प्लैनेट कहीं नहीं जा रहा, एक्चुअली हम ही मूव करें। तो आप अपने अपने सामने एक पेन रख के देखो और बोलो ये सूर्य है, ठीक है। और आप घूमते जाइए, तो ये पेन तो अपनी जगह स्टेशनरी है। आपका ही पोजीशन आपसे ही 8वां चला गया, या 5वां चला गया, छठा चला गया है। तो इसी तरीके से सूर्य अपनी जगह स्टेशनरी है। सूर्य तो ईस्ट में है, हम ओके ही मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हमको लगता है कि ये इस तरीके से मूव करना चाहिए। ठीक है ठीक प्रणव? है। या अंडरस्टूड सर। थैंक यू। अच्छा, और कई बार ना देखो क्या होता है कि ये सारी राशियां, अभी आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि सारी राशियां इक्वल है, पर होता क्या है कि सारी राशियां इक्वल होती नहीं है। वो बहुत एडवांस टॉपिक है, जब हम राशियों पे आएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि कौन सी राशि कितनी बड़ी। इसको बोलते हैं दीर्घ राशि है, छोटी राशि है, बड़ी राशि है, लंबी राशि है, ठीक है। तो सारी राशियां अनइक्वली डिवाइडेड होती हैं, पर स्टार्टिंग में हम सीखते वक्त ये मान के चलते हैं कि 30 डिग्री का हर एक टाइम स्पैन है, और उसकी कैलकुलेशन हमें इस तरह से करनी है। आपको एक बार सिंपल कैलकुलेशन समझ में आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभिजीत मित्रा पूछिए। आप म्यूटेड हैं अभिजीत। आप म्यूटेड, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा? हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बोला 6:30 से 8:30 बजे तक जो है वो आपका एरीज लगना होगा। नहीं, मैं और बोला एरीज लगना नहीं होगा। सन फर्स्ट हाउस में होगा हमेशा। सन, आपका सन जिस भी राशि में चल रहा है, आप मकर संक्रांति मनाते हैं तो सूर्य कौन सी राशि में है? कैप्रिकॉन। मकर में, बिल्कुल ठीक है ना। तो सुबह 6:30 से 8:30 लगन कौन सा राइज करेगा? मकर राइज करेगा। अभी सूर्य है पाइसिस में, तो ओके, लगन कौन सा राइज करेगा? 12 नंबर का, 12 नंबर का। ठीक है। ओके। तो सूर्य जिस राशि में होता है, लगन वहीं से राइज करता है उस दिन, उस 1 महीने तक। फिर डेली वो 4-4 मिनट पीछे भागता रहता है, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री बढ़ता रहता है डेली। ओके और 30 डिग्री का जब सूर्य आ जाता है, फिर वो राशि चेंज हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि अब लगन यहां से राइज हो रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू तो इसलिए अलग अलग लोग जब अलग अलग टाइम पे पैदा होते हैं, वो अलग अलग लगन पे लेके पैदा होते हैं। सर। ओके, समझ गया सर। अच्छा, हिमालय आपका क्या क्वेश्चन है? कर्क राशि। सर जैसे कर्क संक्रांति जो है, हाँ जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? अच्छा, मैं भी आऊंगा उस पर। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो मेरे को तुमको इंट्रोडक्शन देना है कि देखो, जब मैं तुमको बाद में ये सिखाऊं कि नवांश कैसे हाथ पे कैलकुलेट करना है, तो तुम कंफ्यूज ना हो सर 30 डिग्री से आप कहाँ पे डिवीजन लेके जा रहे हो, या आप कैसे डिवीजन अपने दिमाग में कर रहे हो। तो मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंस बताऊंगा। कैलकुलेशन पार्ट सीखो पहले, क्योंकि आशा एस्ट्रोलॉजर्स को ना कैलकुलेशन आता नहीं। और उसके वजह से क्या होता है, जब आप एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ोगे और हाथ से चीजें आपको इष्टकाल साधने पड़ेंगे, या भृगु संहिता इष्टकाल वाली पढ़ोगे, तब आप बोलोगे ये तो किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता था। तो हाथ से चार्ट बनाना आना चाहिए। हाथ से इतने कैलकुलेशंस इतने सभी को आने चाहिए। मैथमेटिक्स ना ज्योतिष का वो पार्ट है, अगर आपको नहीं आएगा तो बहुत सारी टेक्निक्स मिस हो जाएंगी। अच्छा, अभी यहां से चालू करते हैं। और
अब यहां से चालू करते हैं और चलते हैं 9 प्लैनेट्स के ऊपर। सर एक सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछ लीजिए। आप आयनांश कौन सा यूज करते हैं? ठीक है, मैं आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत भ्रमित करके रखता है, और इतना भ्रमित होने वाला सवाल है नहीं वैसे। ये इसका जितना हुआ बनाया गया है ना, वो मेरे को लगता है कि इसलिए बनाया गया शायद कि किसी को इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि चीजें किसी को समझ में ही ना आए। ठीक है, अभी आप कहां पर खड़े थे इस कुंडली के अंदर? यहां पर, सेंटर। ठीक है, सेंटर में। तो अब कहीं तो सेंटर ले लेना आकाश के अंदर। मेरे को किसी को तो 0 पॉइंट मानना पड़ेगा। आप जब ये कहते हो कि मेरे को पूनम सिंह के घर से शीतल के घर तक जाना है, ठीक है, तो पूनम सिंह जी का घर एक रेफरेंस है, शीतल जी का घर एक रेफरेंस है मेरे लिए। तो मैं बोलता हूँ जिसको एक काम करते हैं, पूनम सिंह के घर को मानते हैं 0 और शीतल के घर को मानते हैं एंड। तो 0 टू जब यहां तक जा रहे हैं, इतने किलोमीटर का डिफरेंस है। उसी तरीके से अगर मेरे को ये बताना हो कि बृहस्पति कहाँ है, आपसे अगर मैं रास्ता पूछूं दिल्ली से फरीदाबाद जाने का, तब बोलोगे सर एक काम करना, यहां से जाना नोएडा, नोएडा से पकड़ना हाईवे। आपने रेफरेंस पॉइंट बताओगे। आपको कहीं पे भी जाना होता है, रेफरेंस पॉइंट्स लेते हो कि वहां पे एक मोड़ आएगा, वहां पे एक बोर्ड आएगा, होटल आएगा, रेफरेंस पॉइंट्स है। उसी तरीके से आकाश में मेरे को रेफरेंस पॉइंट चाहिए 0 पॉइंट, और उस 0 पॉइंट से मैं कहूंगा कि अच्छा मेरा यही 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से बृहस्पति इतनी दूरी पे है, और क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट से बृहस्पति इतनी दूरी पे है, बृहस्पति इस टाइम पे इस नक्षत्र में, इस राशि में है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे पास अब पूरे चार्ट में कहीं पे भी रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूं ना। मैं कहीं बीचों बीच खड़ा हूं, बीचों बीच खड़ा होकर मैं रेफरेंस पॉइंट तो एक काम करता हूं, यहां पे ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं। ये मेरे लिए आसान से रेफरेंस पॉइंट है। तो एक रेफरेंस पॉइंट मैं यहां से लेता हूं, मैं उसको बोलता हूं चित्रा नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र मूव नहीं करते। नक्षत्र जो है कॉन्स्टेलेशंस है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो इसको बोलता हूं मैं चित्र पक्ष अयांश, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं यहां से ले लूं, यहां पे एक और नक्षत्र है मेरे पास, पुष्य। रेफरेंस पॉइंट हमेशा उसको लेना चाहिए ना जो बहुत एक्सट्रीमली ब्राइट हो। मैं यहां से भी ले सकता हूं, यहां पे मेरे पास है कृतिका, मैं यहां से ले लूं तो मेरे पास यहां पे नक्षत्र है कौन सा, श्रावण। मैं यहां से भी ले सकता हूं, ऐसा नहीं मैं यहां से नहीं ले सकता। मैं अपना रेफरेंस पॉइंट तो मैं कहीं से भी ले सकता हूं ना, क्योंकि ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। जहां से भी मेरे को आसानी ये होती हो कि मैं ये बता सकूं कि ये रेफरेंस पॉइंट मेरे को क्लियर है, और इस पॉइंट की वजह से ये ग्रह यहां से इतना दूर है। अब जब आप इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अलग अलग अयांश को यूज करेंगे, इसी को अयांश बोला गया। जो अयांश निकल के आया वो बेसिकली ये निकल के आया कि 23 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 22 डिग्री एक अयांश है, अलग अलग टाइप के अयांश है। और बेसिकली वो क्या है कि इस रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सट्रीमली मिडिल में मिलेगा, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है जिसको लैटरल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ज़ोडिएक ना इस तरीके, सॉरी ज़ोडिएक ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल है, लाइक दिस। तो अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो और आपका प्लैनेट, आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक का जो ये एंगल बन रहा है, इसी को अयांश बोला गया। इसके अंदर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं आपको कितने एग्जांपल दिखा सकता हूं जहां पे मैंने टू द डेट प्रेडिक्शन करके बोला है, और टू द डेट प्रेडिक्शन के अंदर
क्योंकि इससे होगा क्या, इस रेफरेंस पॉइंट से, कि आपके ना डिविजनल चार्ट चेंज होंगे, आपका दशा का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, आपके जितने भी माइक्रो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस चक्कर के अंदर मत पड़ना कि अयांश की वजह से कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। चित्र पक्ष अयांश बहुत अच्छा काम करता है, जिसको लहरी अयांश भी बोलते हैं। आप इसको यूज कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट सब लोग यूज करते हैं, और इसके अंदर लगभग लगभग सारे के सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अयांश क्लियर हो गया सबको? हिमाली, अयांश क्लियर है? अच्छा, अभी क्या है ना कि जब हम राशियों की बात करते हैं तो मैं राशिज लिखूंगा यहाँ पे। तो 12 राशियां हैं। पहली है एरीज या मेष, दूसरी है टॉरस, वृष, तीसरी है जेमिनाई, मिथुन, चौथी है कैंसर, कर्क। ये 12 राशियां हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। और इन 12 राशियों के अंदर ही सारा का सारा ज्योतिष है। एक से 12। अब ये मान के चलिए कि इसके अंदर मंगल को दी गई 2 राशियां, कौन सी? पहली और 8वीं, मेष और वृश्चिक, 1 और 8। टॉरस को, शुक्र को दी गई 2 राशियां, वृष और तुला, टॉरस एंड लिब्रा, ओन्ड बाय वीनस। तो ये दोनों वीनस, ये दोनों मार्स। जेमिनाई, वर्गो
ओन्ड बाय मरकरी। कैंसर, सॉरी, कैप्रिकॉन एक्वेरियस ओन्ड बाय सैटर्न। अगर किसी को याद नहीं हो, याद कर लेना इसको। सैजिटेरियस स्पाइसेस ओन्ड बाय जुपिटर। दो राशियां बची जिनको एक एक मालिक मिला, एक है मून और एक है सन। इन राशियों में दो और ऐसी राशियां जिसके अंदर कोलॉर्ड्स हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो के अंदर आपको दो मालिक मिलेंगे, एक है मंगल, दूसरा है केतु। एक्वेरियस के अंदर दो लोग मिलेंगे, एक है शनि, दूसरा है राहु। कोलॉर्ड्स हैं। ये दोनों के दोनों एक साथ रूल करते हैं, क्योंकि यहां पे ना इन दोनों राशियों के अंदर, एक्वेरियस और पाइसेस में, एनर्जी जब हम डिस्कस करेंगे तो इस तरीके की है, इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इन दोनों के मिलके ही राशियां बनी है। जब आप ये सीख लेते हैं, सबने उतार लिया, किसी को रह गए तो मैं मिटा दूं। हाँ जी अभिजीत। अभिजीत आलोक गुप्ता। पूछें सर आप। सर हाँ जी, सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी पूछ लीजिए। सर जैसे भी आपने ये जो बताया था सर, मंगल और केतु एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। अच्छा, तो वृश्चिक जो है, जो 8 नंबर की राशि है, जिसको स्कॉर्पियो बोला जाता है, इसके अंदर दो मालिक हैं। बाकी राशियों के अंदर हर एक राशि के अंदर एक मालिक मिलेगा, पर सिर्फ वृश्चिक में और एक्वेरियस में, मतलब वृश्चिक में और कुंभ में, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में दो मालिक मिलेंगे। वृश्चिक के अंदर मालिक है मंगल और केतु दोनों। उसी तरीके से एक्वेरियस में दूसरे मालिक है राहु, शनि और राहु। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी। अच्छा, यूरेनस नेपच्यून शो होते हैं, हम लोग यूज नहीं करते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका एक तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिट टाइम बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोग, और एटलीस्ट मैंने अभी उसको यूज नहीं करा। जरूर वो इसके अंदर यूज होते हैं जब आप मंडेन कर रहे होते हैं, अर्थक्वेक्स देखने में। लाइक आपने यूरेनस जहां पे जाता है ना, वहां पे तबाही मचा के रखता है। यूरेनस इस तरह का प्लैनेट है, वो बिल्कुल मरकरी राहु टाइप का प्लैनेट है, लेकिन वो मंडेन में ज्यादा अच्छा काम करता है बजाय कि नाटल चार्ट में। हाँ जी हिमाली। एक्चुअली आपने वो आंसर ही कर दिया है। मैंने बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है कि वो नेपच्यून और यूरेनस को कंसिडर करते हैं। मैम 9 पूरे पड़ जाएं बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ। आप 9 ग्रहों का इफेक्ट किसी व्यक्ति पे प्रेडिक्ट करने जब बैठते हैं, तो मैं एक रूल ऑफ ना, इसको हमेशा बोलता हूँ कि रूल ऑफ डिडक्शन। मेरे को प्रेडिक्शन के टाइम पे क्या करना है या कौन सी चीज यूज करनी है, मैं बहुत क्लियर होता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि देखो, तुम जितना क्लियर होते जाओगे ना, ये करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रेडिक्शन करते वक्त जितना क्लियर होते जाओगे कि मेरे को ये रूल काम नहीं करता, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते वक्त ना, वो सारे ग्रहों की पोजीशन बताते हुए चलते हैं क्लाइंट को कि आपका ये यहाँ है, आपका ये यहाँ है। वो मत करो। आपको सिर्फ एक लाइन की प्रेडिक्शन देना है, अपने दिमाग में सोच के इसके साथ क्या होने वाला है। और जब वो आप करने लग जाते हैं, एक लाइन की प्रेडिक्शन के हैबिट में आ जाते हैं कि सारे चार्ट का निचोड़ ये है, उससे क्या होता है, आप भी सुखी होते हैं ना, क्लाइंट भी सुखी होकर जाता है। क्लाइंट को कंफ्यूज मत करो। 9 ग्रह 12 राशियां, इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आप उनको ही पार कर जाओ ना, बहुत बड़ी बात है।
और ड्यूरिंग द कंसल्टेशन ना कोशिश हमेशा ये रहती है कि इसका एक एटलीस्ट जिस प्रॉब्लम के लिए आया है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसी के पीछे का इतनी एनर्जीज होती हैं, एक प्लांट अकेला काम नहीं करता ना, उसके पीछे की इतनी एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं कि उसको ये बताना कि ये देखो ये इसका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए कम से कम चीजें इस्तेमाल कीजिए, टू द पॉइंट यूज कीजिए और इफेक्टिव चीजें यूज कीजिए। सर बुध क्यों तबाही मचाते हैं? मतलब राहु का तो पता है, इसलिए कि मतलब राहु के गुरु हैं बुध। एक अच्छा, इमेजिन करो एक बहुत समझदार बच्चा, बहुत जैसा, जिसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो, जो लोगों को रेप्लिकेट करता है। बुध किस लिए काम आता है? कि जो लोग मिमिक कर सकते हो दूसरों को, जो दूसरों की हैंडराइटिंग भी कॉपी कर लेते हो, हमेशा नए आइडियाज आते हो जिनको, उसके साथ ना एक शैतान बच्चा बैठ जाए तो बुध आइडियाज देता है, ठीक है, और राहु उसको बताता है कि इसके अंदर करेज कैसे लेके आना है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना बुध राहु, ये एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। दिमाग 200% तेजी से काम करता है। तो दो ऐसे बच्चे, एक बहुत समझदार जिसको आइडियाज, राहु और बुध बोलता है राहु को कि आइडिया है मेरे पास, राहु बोलता है ठीक है, तबाही मचाते हैं, बम कैसे फोड़ना है स्कूल में। ये बुध राहु। राहु के आइडियाज ना कभी सीधे नहीं आते, उनको आइडियाज हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। और जब उसके साथ बुध मिल जाता है ना, इंटेलिजेंस मिल जाती है राहु को। राहु ना मिरर की तरह है, वो जिसके साथ बैठ जाता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन करेगा अपने तरीके से। तो उसके अंदर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन, या राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी प्लांट के साथ होगा ना, वो ब्रिलियंस देता है उस प्लांट को, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देता है, शैडो कर देता है। सर दृष्टि से भी माना जाएगा एम्पलीफाई? हाँ जी। ठीक है। और अभी तो मैं प्रेडिक्शन सिखा ही नहीं रहा, मैं तो आपको फाउंडेशन में लेके आ रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखो ये लेवल 1 है, यहाँ पे याद करना है। अच्छा, अब ना ये जो 9 ग्रह है ना, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, राहु, केतु, इनके अपने अपने पोर्टफोलियोज हैं, इनके अपने तरीके हैं काम करने के। ये अपने तरीके नहीं छोड़ सकते। ये जहां बैठेंगे, सूर्य जहां बैठेगा, मैं सूर्य से हमेशा चालू करता हूं, ठीक है, क्योंकि सूर्य ना राजा है, और बिना सूर्य के ना ज्योतिष नहीं आएगा, ध्यान रखना। सूर्य को अर्घ दिए बिना, गायत्री का जाप किए बिना ज्योतिष ना फलित नहीं होगा, क्योंकि जब तक राजा नहीं अलाउ करता ना, प्रेडिक्शन होता नहीं। तो सूर्य का ग्रेस बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रताप जरूरी है प्रेडिक्शन के लिए। तो इन 12 राशियों की अपनी एक एनर्जी है, ठीक है। 12 राशियां, 12 प्रॉब्लम्स की तरह सोचिए लाइफ के अंदर, 12 डिपार्टमेंट्स की तरह सोचिए। तो पहला डिपार्टमेंट क्या है? हेल्थ। फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। कई बार हम बोलते हैं पता नहीं किस मिट्टी से बना है। वो जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी ही लगन है। जब आकाश और पृथ्वी जहां पे मिल रहे हैं, हराइजन, हराइजन क्या है? जहां पे आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, वहां पर जब वो टाइम मिल रहा था तब आपका जन्म हुआ है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको ये बताया जाता है आप जिस लगन में पैदा हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी लोक से आए हैं। और अगर आप को यकीन ना हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा कि आप उस लोक से आए ना, इसलिए वहां की बीमारियां, परेशानियां, दुख, दरिद्र, वहां की संपत्ति आप लेकर आओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां से आ रहे हो और यहां पर आके वो चीजें ना लेके आओ। तो जिस मिट्टी से आप बने हो वही आपका लगन है। आपको जिस तरीके से आप दिखते हो वही आपका लगन है। तो लगन में से जब, और ये बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लगन में से जब पापी ग्रह गोचर करते हैं, जिसको ट्रांजिट बोला जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके अपीयरेंस बदलने लगता है।
आप दाढ़ी रखते हो, कभी मूछें रखते हो, कभी मोटे हो जाते हो, पतले हो जाते हो, बीमार पड़ते हो, अच्छी हेल्थ में लेके आते हो, सांस लेने की बीमारी हो, तो सबका सब किस लिए है? क्योंकि लगन में से कोई ग्रह जा रहा है, कोई बड़ा ग्रह जा रहा है। उसी तरीके से दूसरा घर किसका है? आपके खाने पीने का है, आपके बोलने का है, आपके परिवार का है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आप कितना कमा सकते हो। दूसरा घर हमेशा। तीसरा घर किस चीज का है? आपके ब्रदर्स का है, सिबलिंग्स का है, करेज का है, आपके खाली बैठे हुए आइडियाज का है, आप कितने अच्छे आइडियाज देते हो, आपके स्किल सेट्स का है। स्किल सेट्स मतलब आप गाड़ी कितनी अच्छी चलाते हो, आप लोगों से बात करते हो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, कम्युनिकेशन का घर है। आप के आस पड़ोस में, पड़ोसी जो है, नेबर्स जो है, उनका घर है, आस पड़ोस में कौन रह रहा है। ये तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन का डेवलपमेंट है। आपके दोस्त कौन है, कौन आपको आइडियाज देता है, ये तीसरा घर है। आपको हॉबीज में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज का घर है। तो आपका जैसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वैसी आपकी हॉबीज है, आपके जैसे दोस्त है वैसी आपकी हॉबीज है। उसके बाद चौथा घर आता है। चौथा घर आपका फोर्ट है, मदर का घर है। आप कितना आराम से बैठ सकते हो, सुकून से, आराम से, चैन से बैठ सकते हो। आपके आसपास का समाज कैसा है, आपकी मदर ने आपकी शिक्षा कैसे करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका मॉरलिटी कैसा है। क्या मॉरली आप स्ट्रांग हो, क्या मॉरली आप इतने एडवांस हो कि आप चीजों को एब्जॉर्ब कर पाओ। तो चौथा घर कभी भी किसी का डिस्ट्रॉय होगा तो कैसे खराब होगा? मॉरली खराब होगा इंसान। चौथे घर में मंगल शनि हो तो ऐसा इंसान समाज की कदर नहीं करता, वो रोड के बीचों बीच खड़े होकर गालियां देना चालू कर सकता है, क्योंकि उसको अपना समाज का वो नहीं है, उसके मतलब बैकग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है। देखो, जब हम बोलते हैं ना दूसरा घर, तो हम नहीं बोलते, हमारे को सिखाया जाता है बोलना। कौन सिखाता है? मदर सिखाती है, टीचर सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं। दूसरा घर तो बोलते भले ही हमें, पर बता रहे होते हैं कि हम किस कुल खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारे अंदर से हमारे पुरखे बोल रहे होते हैं। और पुरख किससे, कहां से दिखते हैं? पांचवें घर से। तो पांचवा घर किसका है? आपके ग्रैंडफादर का है। पांचवा घर क्या है? आपकी एजुकेशन है, क्या सिखाया गया है। पांचवा घर आपका विजन है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, आप कितनी दूर तक देख सकते हो, आप क्या पुण्य लेकर पैदा हुए थे, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, इस सारा का सारा पांचवें घर से देखेंगे। तो ये दोनों घर ना, चौथा घर और पांचवा घर, ये दोनों के दोनों घर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट के अंदर, क्योंकि ये रॉयल साइंस हैं, ये रॉयल घर हैं। यहां से ये दोनों घर जब खराब हो जाते हैं ना, तब इंसान खराब होता है। क्योंकि अगर आपकी मॉरलिटी आपके पास नहीं है, आप कितना नीचे जा सकते हो। सबसे नीचे घर है, क्योंकि 10वां घर सबसे ऊंचा है ना। 10वें घर में सूर्य सब बिल्कुल सर के ऊपर बैठता है। चौथे घर में तो सूर्य सबसे नीचे है, इसको नादर बोला गया, सबसे नीचा घर। आपका लोएस्ट स्टैंडर्ड क्या है लाइफ का, वो चौथा घर है। पांचवा घर आपकी एजुकेशन, आप कितना अच्छा सीख सकते हैं, आपका पास्ट लाइफ का पुण्य क्या है, पूर्वज कैसे थे, क्या सीख के आए हो, सब कुछ पांचवा घर। आपका पूरे पुण्य पांचवें घर में है। तो किसी ने पूछा कि तीसरे घर में मैलेफिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, या अच्छा क्यों नहीं होता? तीसरे घर में मैलेफिक बहुत अच्छा होता है। क्यों? तीसरा घर मेहनत का है, स्किल डेवलपमेंट का है। तो यहां पे अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे कि जुपिटर के लिए ये अच्छा घर नहीं बना गया, सॉफ्ट प्लैनेट्स आ जाए, तो इंसान मेहनत करने वाला नहीं होता, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, फिजिकली हार्डवर्क नहीं कर सकता। उसी तरीके से आता है छठा घर। अब छठा घर ना मेहनत का है। तीसरा घर भी मेहनत का था, बुध उन करता था। छठा घर फिर मेहनत का है, फिर से बुध उन करता है।
वीवो कोई बात नहीं, अभी शांति। आपका 5th 6th में हो, आपका मार्स टॉरस में हो, भूल जाओ अभी। ये सोचो कि तुमको अगर मैं आंसर दे भी दूंगा ना, तुमको फिर भी, तुमको तो चैट जीपीटी आ गया आजकल, तो तुमको ज्योतिष का जरूरत ही नहीं, तुमको ना टाइप करना है वहां पे आके सेम क्वेश्चन, तुमको आंसर आ जाएगा। पर वो जो नहीं बताएगा ना, वो मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो इसलिए इस तरीके से सीखिए कि आपने अपने लिए नहीं सीखना, आपने किसी और की मदद करने के लिए सीखना है। ये ज्योतिष है ना, गोल्डन टच की विद्या है, मिडास टच की। जब दूसरे का मदद करते हो तो दूसरे को ही गोल्ड बना पाओगे, खुद नहीं खा पाओगे। जब तक खुद खाने की कोशिश करोगे तब तक दुखी रहोगे, लेकिन दूसरों के उत्थान करते करते आपको अपनी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। आप जब खुद दूसरों के लिए सीखोगे ना, यही विद्या, दूसरों की मदद करना स्टार्ट करोगे, बहुत कुछ आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में मिलेगा। तो उसके बाद आता है छठा घर। छठे घर में क्या क्या मिलता है? छठा घर ना बीमारी का घर बोला गया। और किसका घर बोला गया? रोग, ऋण, शत्रु, द्वंद्व। चीजों को कैसे मैनेज करना है, माइक्रो मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे आएगा आपके हाथ में। तो जो लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं, कौन से टाइम पर कौन सी बात कहां बोलनी है, एक्सट्रीमली पॉलिश्ड लुक, उनका छठा घर बहुत अच्छा मिलता है। रेगुलर सर्विस करने वाला जो लोग होते हैं, डेली काम पे जाना है, उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, छठा घर मेहनत करवाता है। और छठा घर ना हमारी बॉडी में, जैसे हम पहले घर से चालू करेंगे, तो पहला घर क्या है? पहला घर कंप्लीटली बॉडी है, ओवरऑल बॉडी। दूसरा घर क्या है? आईज है, खाते हैं तो माउथ है। तीसरा घर क्या है? थ्रोट है, नेक है, दोनों तरफ घूमती है, डुअल साइन है। चौथा घर क्या है? चेस्ट है। उसके बाद क्या आता है? पांचवा घर आता है स्टमक, आता है अपर पोर्शन। छठा घर लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक, जहां पर ना, और पता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक को ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पूरी बॉडी में। बीमारी का ओरिजिनेशन 90% केसेस में स्टमक से चालू होगा। आपका स्टमक ठीक है, आप वैसे भी हेल्दी है। इसको बोलते हैं ना गट। गट हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे डॉक्टर्स बोलते हैं गट हेल्थ को खराब मत होने दो, इसको क्लेंस करते रहो। जहां पे ठीक रहोगे तो पूरी बॉडी ठीक चलेगी। उसका आता है सातवां घर। इंपॉर्टेंट घर है क्योंकि पत्नी का घर है, पति का घर है, स्पाउस यहां से आता है, हमारा स्टेटस यहां से आता है। आपका पार्टनर आपका स्टेटस डिसाइड करता है। जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ की इज्जत नहीं करते, उनका स्टेटस होता ही नहीं समाज में। तो अब आप जितना अपने हस्बैंड और वाइफ की इज्जत कर रहे हैं, उतना आपका स्टेटस बढ़ता चला जाता है। क्योंकि सातवां घर, आप जब तक बंदा मैरिड रहता है ना, तो पंजाब में वर्ड है छड़ा, इज्जत नहीं होती कोई ज्यादा घर के बाहर बिठाता नहीं। और मेरे ख्याल से थ्रू आउट दी इंडिया ये एक रिचुअल सा है कि छठे घर में, सॉरी, जिसकी शादी नहीं होती तो उसका नाम नहीं दिया जाता, इज्जत नहीं मिलती। स्पाउस ना इज्जत दिलवाता है। तो अपने स्पाउस की इज्जत कीजिए। आप स्टेटस चाहते हैं लाइफ में, स्पाउस की इज्जत कीजिए। पार्टनरशिप्स का बिजनेस है, सॉरी, पार्टनरशिप का घर है। इसी घर के अंदर बिजनेस भी आता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर जेनिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, मैरिड लाइफ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है 8th हाउस। यहां पर कौन आता है? यहां ये डेथ का हाउस है, इसको इन-लॉज का हाउस भी बोलते हैं। इसी हाउस को खराब हाउस इसलिए बोला गया क्योंकि इस घर में आके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों होता है ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि अभी गुरु के घर में जाना है 9th हाउस में। तो गुरु के घर में जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। इंसान ना सुख में कभी गुरु भगवान के घर में नहीं आता। जितने भी, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इंसान सुखी हो जाए तो ईश्वर को भी याद करना छोड़ दे।
ईश्वर को याद करता रहता है कहाँ पे, जहां पे उसको दुख होना चालू होता है। तो 9वें घर में आने से पहले ना, एक परम ज्ञान की प्राप्ति से पहले, हायर लर्निंग से पहले उसको बहुत सारे दुख आते हैं। ज्यादातर लोग ज्योतिष सीखना चालू करते हैं बुध या केतु की दशा में, या तो हॉबीज के लिए सीख रहे हैं बुध या केतु 8वां घर। जब बहुत सारे झटके लग रहे हैं जिंदगी में, तो उनको याद आता है कि कुछ सीखना चाहिए। ये ज्योतिष के पास जा जाके पहले इंसान आधा ज्योतिष बनता है, फिर वो बोलता है अब मैं सीखूंगा, क्योंकि इनसे सॉल्व नहीं हो रहा मेरा प्रॉब्लम। मैम आपका नहीं, मैं कह रहा हूँ सबका है। आप अपने चार्ट में उठा के देखो, बुध या केतु की अंतर्दशा दशा चल रहा होगा तो ही सीखने आए हो। ऐसे आता ही नहीं इंसान बिना झटकों के, नियम है प्रकृति का। तो 8th हाउस में बदलना पड़ता है। ऐसे मरण नहीं है। मरण क्या है? अपने आप को बदल लेना। आप जब अपने आप को बदल लेते हो तो ही 9th हाउस में जा पाते हो। 9th हाउस हायर लर्निंग का है, वॉर का है। और देखिए 9th हाउस में ना सिर्फ लर्निंग नहीं है, वॉर है। स्टैंडर्ड रेस करने की बात है 9th हाउस में। युद्ध इसलिए है, युद्ध अपने आप से है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का अधिकार नहीं होता जो कि कायर हो। तो कायरता क्या है कि मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि देखो चेंजेस कीजिए, पर आप अभी भी अपनी आदतों से मजबूर हैं, फोन में लगे हुए हैं। ये कायरता है। फिर आप बोलोगे 3 महीने बाद, सर मेरे को तो ना कोई फर्क पड़ा नहीं ज्योतिष से, आपने मेहनत ही नहीं करी। बहुत सिंपल है। आप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए चलो, ये साइंस की तरह है। आप मेरे बताए प्रिंसिपल्स फॉलो करो, जो जिस लेवल पे हो वहां से बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। उसका आता है 10वां घर। 10वां घर डिफिकल्ट है। गुरु जब सबको सिखा देता है ना, हायर स्टैंडर्ड में लेके आता है, उसका होता है प्रैक्टिकल करते हैं। 10वां घर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल घरों में से एक है। ये आपके कर्मों को दर्शाता है। इस घर में डेली मेहनत करनी होती है। ये सबसे डिफिकल्ट हाउस है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य सबसे ऊपर होता है ना, पीक पे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हीट होती है। ये शनि का घर है। शनि यहां पे ना कर्म करवाता है, फल नहीं देता। यहां पे बहुत ताकत लगती है। यहां पे बेनिफिक प्लैनेट्स काम नहीं करते। वीनस, मून, जुपिटर, जिनको हम बेनिफिक्स बोलते हैं, यहां पे चाहिए मंगल, राहु, सूर्य। ऐसे ग्रह यहां पे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये ताकत बना के रखते हैं। लड़ाई झगड़े का घर है तो 10वां घर शनि का, बहुत मेहनत करवाएगा। मंगल जैसी ताकत, मंगल जैसे अपनी ताकत 10वें घर में लगाता है तो रिजल्ट आते हैं। क्योंकि 10वें घर में ना बेइज्जती है। आप कुछ भी काम अपने मर्जी से करना चालू करोगे ना कि ये मेरा कर्म है, क्योंकि वो आपको समझ में आता है ये आपका कर्म है। दुनिया को पसंद नहीं आता, दुनिया गालियां देती है। लेकिन जो इंसान इन सबको झेलते हुए भी अपना कर्म करता रहता है, वही 11वें घर में जाता है। उसी की इच्छाएं पूर्ति होती हैं 11th हाउस में, जिसको डिजायर का हाउस बोला गया। इस घर में आपके दोस्त हैं, आपकी सैलरी आती है हर महीने। आपका जो भी डिजायर कर्म करके आए हो 10वें घर में, उसका रिजल्ट 11वें घर में है। आपको अपने कर्मों का कितना फल मिलेगा, 11वां घर। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, 11वां घर। कोर्ट केस जीतोगे नहीं जीतोगे, 11वां घर। 11वां ऐसा घर है। और इसके बाद आता है आखिरी घर, जो कि 12वां घर है, जिसको मोक्ष स्थान बोला गया, जिसके अंदर बोला गया ये खर्चों का घर है, एक्सपेंसेस करवाता है। इसको ये भी बोला गया कि ये इस घर के अंदर आपके पितृ हैं, नेचुरल क्लैमिटीज हैं। ये सब का सब 12 हाउस में आता है। अब इन 12 घरों के अंदर अलग अलग जगहों पे इनके ग्रुपिंग्स किए गए। जैसे कि पहला ग्रुपिंग है 1 4 7 10, मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। इसको केंद्र बोला गया। दूसरा ग्रुपिंग है 2 5 8 11। फिर एक घर है 3 6 9 12। इस तरीके से 3 ग्रुप्स बना दिए गए। एक और ग्रुप है 3 6 10 11। अब इसको देखो कि जिस इंसान का शरीर ठीक नहीं, 1st हाउस,
उसको आराम से बैठना भी नहीं होता, उसको शांति भी नहीं आती। 4th हाउस, जिसको आराम से शांति नहीं है वो पार्टनर्स को भी दुखी करके रखता है। 7th हाउस, जिसका 7th हाउस खराब है उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली खराब है। बिजनेस के लिए ना, कर्मों के लिए आपको हमेशा पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। 1 4 7 10 लिंक दे, आपका बॉडी ठीक है ना, आप सुकून से बैठे हो, आप पार्टनर्स को भी दुखी नहीं करोगे, आपका बिजनेस भी ठीक चलेगा। दूसरा अगर क्या है, आप क्या खाते हो, आप कैसे बोलते हो। 5th हाउस फेम का है, आप जैसे बोलोगे उतनी इज्जत उतना फेम आपको मिल जाएगा। आप जैसा खाना खाओगे वैसा स्टमक के अंदर चला जाएगा। 5th हाउस कंट्रोल नहीं कर रहा, 2nd हाउस कंट्रोल कर रहा है। आप 2nd हाउस में जैसा खाना खाते हो 5th हाउस में वैसा ही खाना आपकी स्टमक में जाता है। 8th हाउस क्या है, वहां से खाना बाहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद 11th हाउस है, क्या बचाया क्या निकाला, 2 5 8 11। 11th हाउस में आपको क्या उस खाने से, उस पैसे से तृप्ति मिली या नहीं मिली। 2 5 8 11। बोलते वक्त भी यही काम रखना, बहुत सोच समझ के बोलना। आप इज्जत से नहीं बोलोगे, बच्चों के साथ भी नहीं बोलोगे ना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक बच्चे आपकी इज्जत करेंगे जब तक वो छोटे हैं। जब इंडिपेंडेंट हो गए तो माँ बाप बोलते हैं हमारी सुनता नहीं है, हमारी बेटी नहीं सुनती, हमारा बच्चा नहीं सुनता, क्योंकि वो पहले भी नहीं सुन रहा था। पहले आप उसको धमका रहे थे, उसकी एज नहीं थी, तब तक वो आपकी बदमाशी सहन कर रहा था। अब उसकी एज हो गई है तो वो आपकी बदमाशी नहीं सहन कर रहा। आपको समझाना नहीं आ रहा, आपको विचार बदलना नहीं आ रहा। 5th हाउस बच्चे हैं, इसलिए बोलते वक्त उनको ढंग से प्रोग्राम कीजिएगा। 3 6 9 12, 3rd हाउस में आइडिया जनरेट होता है, 6th हाउस में इंप्लीमेंटेशन होता है, कितनी मेहनत करनी है। 9th हाउस में आके हायर विजडम आता है उस आइडिया का, और 12th हाउस में जाके उसकी वजह से ही मोक्ष की प्राप्ति है। एक छोटा सा आइडिया, 3rd हाउस इसलिए बोलते हैं दोस्त, आपका इंटरैक्शन, 3rd हाउस इंटरैक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं वो ढंग से कीजिएगा। आप किसी नेगेटिव आदमी को पढ़ना चालू कर दीजिए, सुनना चालू कर दीजिए। आप किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठ जाइए जो फेल होने वाला हो क्लास के अंदर, आपको भी ना फेल होने ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। बैठना ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। हिमालय अभी सब्र, हम तो गोचा तक नहीं पहुंचे, बहुत बेसिक क्लास है, फाउंडेशन क्लास है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्योतिष का जा भी नहीं पढ़ के आया आज तक, जिन्होंने कुछ नहीं करा। मेरे को उनको सिखाना है, मेरे को वहां से सिखाना है। अब जब ये 9 राशियां, ये 9 ग्रह और 12 राशियां है ना, ये 12 ग्रह के प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि हर घर में क्या है। अब पहले घर में अगर हेल्थ है, और इसके अंदर अब जो भी प्लैनेट आएगा वो हेल्थ को अपने तरीके से गवर्न करेगा। वो अपने सारे के सारे गुण धर्म दोष लेकर आएगा। वो बोलेगा कि हमारे यहां तो ना, हमारे प्लैनेट पे तो हेल्थ का मतलब ही ये है। जिस तरीके से अगर शनि लगन में आ जाए तो शनि किस चीज का कारक है, शनि कौन सा प्लैनेट है, तो अब मैं डिस्क्राइब करना चालू करता हूँ प्लैनेट्स को, और इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको ग्रह दिखे ना लोगों में तो ज्योतिष नहीं आया। आप लोगों को देखो और बोलो कि यही शनि है। मतलब मेरे एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड के साथ बैठा और उन्होंने कहा कि आपको शनि का दान करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने, आज से 3 या 4 साल पहले की बात है ये, मैं उस टाइम पे शिप पे जाता था, आता था, तो बोलते हैं कि अगर बूढ़ा व्यक्ति हो तो और अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा अगर लंगड़ाता हो तो और भी अच्छा। मैंने कहा आपके 15 रुपए के लिए, 10-15 रुपए के लिए शनिदेव उतार रहा हूं मैं नीचे। ये कहाँ से वो है कि आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बता रहे हो कि बूढ़ा भी चाहिए। मैंने ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, है लंगड़ा भी चाहिए, गरीब भी होना चाहिए। मैंने कहा मैं शनिदेव को साक्षात ना उतार दूं आपके केलों के लिए कि भंडारा करवा रहा हूं, आप आ जाओ। तो वो बाद में आके मेरे को समझ में आया कि हाँ, आप जब सही में दिल से रेमेडीज करना चालू करते हो तो ग्रह आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में जो उसको रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में।
हो सकता है कि आपके चार्ट का शनि बुरा नहीं हो क्योंकि वो मंगल में एरीज में बैठा है, मेरे चार्ट का शनि बुरा हो। वो 5वें घर में बैठा हो तो हो सकता है अपने बच्चों के नाम पे कुछ मांगने आए, पर ग्रह आते हैं, मैंने ये देखा कि ग्रह आते हैं मान लो। तो मैं सूर्यदेव से चालू करूंगा, है ना। तो सूर्यदेव को इमेजिन करना स्टार्ट करो कि सूर्यदेव को बोला गया कि स्क्वायर शरीर रहता है, मतलब चौड़ा ज्यादा होगा, शोल्डर का जो विड्थ होगा ना अच्छा खासा होगा, और ये अच्छे सूर्य की पहचान है। आपको दिखाई देगा लोगों के अंदर, आपको शोल्डर ब्लेड्स ठीक ठाक दिखाई दे, जो ये चीज है ये ठीक ठाक दिखाई दे मेल में फीमेल में दोनों में, आपको समझिए ना कि इसका सूर्य ना ठीक ठाक है, अच्छा सूर्य मिला है। चेस्ट अच्छी मिले, सूर्य अच्छा मिला है, क्योंकि राजा है ना, राजा वो मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो सूर्य के लिए बोल रहे हैं बिल्कुल। तो सूर्य की पहचान ये है कि ब्रॉडर चेस्ट मिलेगा, हनी कलर्ड आइज मिलेंगी। अब हनी कलर्ड आइज तो ना जेनेटिक्स है, हर किसी को नहीं मिलती, और सूर्य अच्छी की पहचान ये है कि आइज प्रोमिनेंट होंगी, फेस पे दिखाई देंगी। और ये जो पोर्शन है ना, ये फोरहेड, आपको सूर्य अच्छा देखना हो, जज करना हो, फोरहेड देखिए, जितना चमकता हुआ फोरहेड है उतना अच्छा सूर्य है, जितना बड़ा फोरहेड है उतना अच्छा सूर्य है, क्योंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है, इसलिए पित्त हाई मिलेगा। सुनना नहीं है किसी की बात, जो मैंने कह दिया है वो ही होगा, ठीक है। सूर्य की पहचान ही ये है, सूर्य किसी की नहीं सुनता। अगर रिसाइडिंग हेयर लाइन है तो तभी सन स्ट्रांग है। रिसाइडिंग हेयर लाइन क्या होता है, मेरे को ना इतना फैशन टर्म पता नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को। सर क्या मैं बात कर सकता हूँ अभी? हाँ जी सर, रिसीडिंग हेयर लाइन का मतलब अभी कुछ लोगों का सामने से जो हेयर फॉल होता है ना, मतलब ब्रॉडर फोरहेड, आप जो बोल रहे थे अभी कि जो फोरहेड ब्रॉड होता जाता है वो ज्यादा पित्त के वजह से, हाँ तो इसका मतलब भी यही होता है क्या कि सन हाँ स्ट्रांग? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, सूर्य लगन में हो या 7वें में हो, इंसान गंजा जल्दी हो जाता है क्योंकि पित्त बड़ा होता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी इफ यू अलाउ मी टू स्पीक। हाँ जी। सर अभी मेरा सन 12th हाउस में है, फिर भी मेरा हेयर सामने से मैं गंजा हो रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैं आऊंगा इस पे भी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सूर्य क्योंकि पित्त बढ़ा रहा है बॉडी के अंदर, और जिनका लोगों का पित्त बड़ा होता है ना, वो लोग ना आराम से बैठते ना बैठने देते हैं, ऐसे लोग ना दूसरों को परेशान कर सकते हैं। सूर्य की खास बात यह है कि वो काम खुद नहीं करता, वो ऑर्डर्स देता है, वो दूसरों को पूरा तंग करके रखता है कि तूने ये नहीं काम नहीं करा, तुमको ये काम कर लेना चाहिए था। वो इस पे जाएगा, उसको दुखी करेगा। सूर्य जहां जाता है ना, जिस भी घर में बैठता है, जिसके पास भी जाता है, वहां पे दुखी करके रखता है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि सूर्य का काम है ऑर्डर्स देना, लोगों को प्रेशर करना, हीट देना, पित्त देना, और ना नहीं सुननी। यही सूर्य की पहचान है। आप देख लो आपके पूरे चार्ट्स में जहां पे जिसका भी सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, तो सूर्य अच्छा का मतलब क्या होता है कि सूर्य प्रोमिनेंट पोजीशंस में हो, लाइक सूर्य लगन में हो, क्योंकि सनराइज कर रहा है ईस्ट में, सूर्य लगन में है, तो बहुत पोटेंशियल है इस चार्ट बंदे के अंदर। सूर्य एरीज के अंदर लग्न में हो तो मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिए। सॉरी सर, सूर्य एरीज में हो, एरीज सन का एक्सॉल्शन साइन है। मैं बोलता हूं एक्सॉल्शन साइन मतलब कि सूर्य वहां पे बहुत खुश हैं, वो अपनी एनर्जीज को ढंग से डिलीवर कर पा रहे हैं। सन अगर 10th हाउस में हो, वहां पे सन दिग्बली है। दिग्बली का मतलब समझिएगा, दिग्बली मतलब सन अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ है और बहुत बुलिश है। तो जब कभी भी सन इन पोजीशंस पे आपको मिल जाए, 1st हाउस में, 10th हाउस में, एरीज में,
या अपने ही घर में, जैसे कि लियो के अंदर, अपने किसी फ्रेंड के घर में। सन के फ्रेंड कौन? मार्स और जुपिटर। तब सन जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल गया, उनको पित्त जैसा एनवायरनमेंट मिल गया। मंगल गर्म साइन है, एरीज गर्म साइन है, पित्त का साइन है, वहां पे सन को अच्छा वो काम करने को मिलता है। अब सन जब एरीज के अंदर है या सन जब लगन के अंदर है, तो मैं बोल रहा हूं कि पित्त बढ़ता है, पित्त की वजह से इंसान हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। आप देखना, इंसान कभी जरूरत से चिड़चिड़ा मिलेगा ना आपको, उसको जरूरत बात बात पे गुस्सा आ रहा है, गाड़ी चलाते वक्त गालियां दे रहा है, कोई काम करने के लिए बोलो तो उसके अंदर से सब्र नहीं हो रहा, इसका मतलब है पित्त बिगड़ गया। ये बिगड़े हुए सन की निशानी है, ये बिगड़े हुए पित्त की निशानी है। तो क्या करवाते हैं? सन फर्स्ट हाउस में है, पित्त बढ़ा हुआ है, सेवेंथ हाउस में है तब भी पित्त बढ़ा हुआ है। क्यों? सेवेंथ हाउस कैसा है? सेवेंथ हाउस से जस्ट अपोजिट है। तो हर एक ग्रह की ना कुछ दृष्टियां हैं, ये दृष्टि आप लोग समझ लीजिए, जिनको नहीं आती दृष्टि। अगर सन यहां है तो सन अपने से सातवें घर को देखता है, इसको बोलते हैं सन की दृष्टि। उसी तरीके से सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, राहु, सैटर्न, केतु, 9 के 9 ग्रह सबकी सातवीं दृष्टि है। पर कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टि मिलेगी, जैसे कि जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स। सातवीं दृष्टि के अलावा जुपिटर की 2 दृष्टि और हैं, जो कि हैं 5 और 9। राहु केतु की भी 5 और 9। सैटर्न की दृष्टि है 3, 7 सबकी है और 10 साथ में है। मार्स की है 4, 7, 8। तो अगर मार्स यहां बैठे तो मार्स से यहां से काउंट करेंगे 1, सॉरी यहां पे 1 नहीं लिख रहा, यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। मार्स अपनी 4th दृष्टि से यहां पर भी देखेगा। मार्स अपनी 7th दृष्टि से यहां देखेगा। अब काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां पर भी देखेगा 8th दृष्टि से। जब कभी भी राहु और केतु बैठेंगे राहु यहां बैठ जाए तो राहु अपने से 5वें में 1, 2, 3, 4, 5 जरूर देखेगा, 6, 7 भी देखेगा यहां पर, और 8 और 9 दृष्टि से भी इस घर को देखेगा। ये दृष्टि प्लीज याद कर लीजिएगा। कितने लोग हैं जिनको ये दृष्टि पहली बार पढ़ रहे हैं लोग? कोई है स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा हो ये दृष्टियां? अभिजीत, आप, आलोक, आप? नहीं सर, ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ सर। अच्छा, ठीक है।
थैंक यू सर। क्या पूछ रहा था कोई ये, कैन यू राइट डाउन फॉर राहु ऑल्सो एंड कैन क्लिक। मेरे सारा रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग वैसे ही मिल रहा है, आप ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। ये दृष्टिज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जब सन अपनी सात्विक दृष्टि से देखेगा, सन अगर लगन में आ जाएगा तो क्या कर रहा है, सन पित्त को बढ़ा रहा है, सन इंसान को किसी को ना सुनने वाला बना रहा है, इंडिपेंडेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि राजा है, वो बोल रहा है कि मेरे को किसी के अंडर में काम नहीं करना। सन जहां बैठेगा, 10वें घर में बैठेगा तो बोलेगा मेरे को जॉब नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरी अपनी मर्जी है। 4th हाउस में बैठेगा तो घर के अंदर मेरे को नहीं सुनना किसी की, मेरे को तो इसी तरीके से रहना है, मेरे को तो गाड़ियां लेनी है, मेरे को तो कंफर्ट इस टाइप का चाहिए। सन जिस भी हाउस को रूल कर रहा होगा आपके चार्ट में, वहां पर आप नहीं सुन सकते किसी की। दृष्टि हमेशा सीधी रहेंगी रेट्रोग्रेड के अंदर भी। अब यहां पर मान लीजिए शनि आ जाता लगन में, तो शनि कैसे ग्रह हैं? बुढ़े व्यक्ति हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं, तो वात देते हैं, वात का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं, बाउंडेशन में रखते हैं, अपने आप को हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाते हैं सबको। और ये जो ग्रह है ना, ये हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? शनि बोलेगा ठीक है एक काम करते हैं, योगा करते हैं, डेली सुबह उठ के मेहनत करा करो, क्योंकि शनि की मेंटालिटी वैसी है कि हमारे ग्रह पे तो लोग मेहनत करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्लैनेट है। आप मेहनत करिए, बाहर घूमने जाइए, सुबह सुबह जिम जाइए, मेहनत करिए, उसकी वजह से आपका हेल्थ ठीक हो रहेगा। वो आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि सैटर्न के लिए हेल्थ का मतलब है इसी तरीके से काम करना, मेहनत करवाना। तो सैटर्न जब लगन में आएगा तो सोचने का तरीका बुड्ढों की तरह बना देगा। वो हमेशा इसी तरीके से मेहनत के काम करवाता रहेगा और शरीर में वात दोष देगा। शनि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा लगन के अंदर, और वो चेहरे पे भी दिखाई देता है। हमेशा हर किसी से पूछ के काम करना है। सूर्य लगन का होगा तो बोलेगा मैं नहीं करता, शनि लगन का होगा तो बोलेगा नहीं, बाउंडेशन क्रिएट करना है। यही मार्स होगा तो वो, मार्स तो अपने घर में बैठा है ना अभी, लगन के अंदर ही है। मार्स का कोई धर्म नहीं, मार्स की जितनी भी क्वालिटीज है वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। सैटर्न की जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी क्वालिटीज है वो टाइम से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना इसको। मार्स जितनी जल्दी हो सकता है उस काम को करता है, शनि उतना ही देर में लगाता है। ये दोनों अपोजिट प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। मंगल अगर में बैठेगा तो क्या करेगा? छोटा हाइट, बहुत पतली कमर, लाल रंग का फेस, एक लाल घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में तलवार, मतलब हमेशा मार करने को तैयार, लड़ने को तैयार, किसी की बात नहीं सुन, सब्र नहीं रखना। ये मंगल की क्वालिटीज हैं लगन में। तो पूरी की पूरी पर्सनालिटी लगन में बैठा हुआ प्लैनेट गवर्न कर रहा होता है। यहां पे यहीं पे जुपिटर आ जाएगा तो जुपिटर बोलेगा अपने मानसिक स्तर का ध्यान रखिए, क्योंकि जुपिटर क्या है? नॉलेज का कारक है। जुपिटर बोलेगा नॉलेज है ना तो सब कुछ है, पर मैं फैट बढ़ाऊंगा, क्योंकि भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह, सबसे डेंस प्लैनेट, सबसे डेंस प्लैनेट लगन में आते ही बोलता है मैं तो वेट बढ़ाऊंगा आपका, आपको हल्का नहीं बना सकता मैं किसी भी हालत में। तुम पानी भी पियोगे ना तो भी मैं फैट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बॉडी के अंदर कफ का प्रॉब्लम दे रहा है। और देखो जुपिटर की जो वो है ना एटमॉस्फेयर, वहां की एयर बहुत लाइट है। जब आप लाइट एयर से आते हैं अर्थ के हेवी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होता है? आपको सांस लेने का दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे हवा भारी है। तो जुपिटर को हमेशा सांस लेने का प्रॉब्लम रहेगा। और पहले 16 साल तो बहुत ज्यादा साइनस का इश्यू हो गया, कफ रिलेटेड इश्यूज हो गए। ये और इनका अपना ड्रीम वर्ड है, क्योंकि जुपिटर तो इतना कफ देता ना कि कफ ना आपके सोचने का कारक है।
आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना ज्यादा। कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको बात करते करते ही ना अलग दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि वो आपको इमेजिन करवा रहे होते हैं। तो गुरुज भी इसी तरीके से करवाते हैं। तो जुपिटर जो है कफ का कारक है, लगन में बैठ के कफ का प्रॉब्लम करेगा। पर मानो ये धनु लगन है, किसी ने पूछा सर धनु लगन हो तो, अब क्या धनु 1, 5 और 9 फायर साइन की राशि है, इनको बोलते हैं अग्नि तत्व। 2, 6 और 10 अर्दी तत्व है, पृथ्वी तत्व। 3, 7, 11 वायु तत्व है। 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट्स की राशि है। तो अगर अग्नि तत्व में बैठा हुआ ग्रह के अंदर कफ आ जाए, जुपिटर कफ का कारक है, अग्नि तत्व में बैठे जुपिटर, क्या कफ होगा बॉडी में? क्या इंसान का शरीर मोटा होगा या पतला होगा? कौन बताएगा? फैट होगा शीतल, पतला होगा शशि। अच्छा ठीक है। तो साजिटेरियस का साइन देखते हैं। साजिटेरियस का साइन है घोड़े में बैठ, आधा घोड़ा और आधा आदमी, तीर कमान लिए हुए। आपको पता है जो तीर कमान है ना, बो एंड एरो, उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए बॉडी बहुत ज्यादा इरेक्ट फॉर्म में चाहिए। तो आपको जब भी 9 नंबर के लगन मिलेंगे ना, आपको पतले, लंबे और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तने हुए मिलेंगे। भले ही जुपिटर में लगा बैठा हो, जुपिटर लगन में बैठा हो, इनकी बॉडी पतली मिलेगी, क्योंकि फायर साइन में है। जब कभी भी फैट, आप फैट को अग्नि में डालते हो, क्या होता है? आप मिला के देखो, दिमाग में सोचो। आपने फैट को, फैट क्या है? घी है। आप घी को डालते हो गरम कढ़ाई में, क्या होता है? क्या घी जमता है या उबलता है? मेल्ट होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से ना प्लांट्स को सोचना है। अब अगली बार का होमवर्क सुनो, होमवर्क करके लेके आओगे। असाइनमेंट्स ना आपको आपके सीआरएम में ही दिखाई देगा, जहां पे आप लॉगिन करते हो ना, वहीं पे असाइनमेंट दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद ना मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ लोगों की आकृति अब देखो। अभी तो चालू हुआ है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वीनस फर्स्ट में तो अभी आज का इंट्रोडक्शन था, मेरे को पढ़ाना ही नहीं था आज तो प्रेडिक्शन, मेरे को तो आज इंट्रोडक्शन देना था। आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अगली बार से और चालू करेंगे। तो अगली ये जो होमवर्क है ना, होमवर्क ध्यान से सुनना। आपको जब ये दिखाई दे, जब चार्ट खोलो, तो 1 से 12 तक लगन, अपने घर में जितने भी चार्ट हों, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के जितने भी चार्ट्स हो, चार्ट्स बनाना। और चार्ट्स बनाने के बाद देखना इसके लगन में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शनि बुध साथ में बैठे तो क्या ये व्यक्ति शनि बुध की तरह लगता है, और उसकी क्या क्वालिटी है। मैं तुमको बता सकता हूं शनि बुध वाला व्यक्ति कैसा लगता है, और मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अगर मंगल केतु बैठे तो इस व्यक्ति के चेहरे पे मेरे को क्या देखना चाहिए, इसकी बॉडी में क्या देखना चाहिए मंगल केतु में। शनि राहु बैठेगा तो कैसा चेहरा मिलेगा। आप ना 10 से 15 चार्ट्स में कर लो, उसके बाद से ना आपको ना हैबिट पड़ जाएगा लोगों के अंदर देखने का कि इसका लगन ना इस टाइप का होगा। क्योंकि अगली बार मैं यही कवर करूंगा कि लगन कौन सा उदय होता है और कैसी शरीर होता है। एरीज लगन हो तो कैसा बॉडी मिलेगा, उसमें शनि बैठे तो कैसा मिलेगा। तो ये करके लेकर आना है। आज के क्लास में समझ में आया कुछ? हाँ राम गोपाल। सर, आपने कहा कि जो सन होता है वो मंगल और गुरु की राशि में बढ़िया होता है। हाँ जी। तो क्या वो वृश्चिक में और मीन में उतना ही इक्वली बेटर होता है? अच्छा, क्योंकि मेरे घर पे 2 जन हैं ऐसे। हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्या अग्नि को अगर मैं पानी में डालूं तो क्या वो अच्छा काम करेगा? नहीं, वो तो उबलता हुआ बॉल जैसे पानी में डालते हैं ना, गर्म रहता है ना, पानी को ठंडा रहने देता है। ठीक है, परेशान करता है। और दोनों की दोनों कौन सी राशियां हैं? जल तत्व की है। ठीक है, तो क्या जल तत्व की राशि में सूर्य अच्छा काम कर पाएगा 4, 8, 12 में?
यह सर यही चीज मैं आपसे मतलब क्लियर हाँ, करना चाहता था। नहीं, अच्छा, लेकिन ना है तो वो मंगल की राशि, मंगल और केतु हाँ की, और दूसरी गुरु की। हाँ। वहां पे आके ना सूर्य अपना बल खो रहे हैं, हम्म। क्योंकि 12 नंबर की राशि में जो 12वां घर है ना, वैसे अब देखो 12वें घर के अंदर अगर सूर्य चला जाए तो उसके लिए वो मरण करण है, मतलब सूर्य अपना यस सर। सिग्निफिकेंस खो रहा है। एक यस राजा सर। को आप बोल रहे हो कि आराम करो, जाके सो जाओ, यस सर। 12वें घर, या फिर अपने आप को बदल लो। तो हम्म। सूर्य की सारी की ताकत ही इसकी ईगो में है। किसी राजा के लिए सबसे बड़ी बात है अपने आप को बदलना, यस मुश्किल सर। काम है ना। तो सूर्य 8 और 12 में, या 4, 8, 12 में अच्छा काम नहीं करता। सर एक चीज और पूछूं? हाँ जी। जैसे आपने कहा 3, 6, 9, 12, हम्म। तो 9th हाउस इज फोकस एंड हायर एजुकेशन। हाँ जी। तो 12th हाउस को हम उसमें कैसे ऐड करें, मतलब उसका अच्छा कैसे उसको लाइन अप करें? अच्छा, तो 9th हाउस में आप जितनी भी चीजें सीख जाते हो ना, अपना हायर गोल के लिए लेके जाते हो। 12वां घर ना लेट गो का है, मोक्ष की प्राप्ति अच्छा। का। और पता है मोक्ष की प्राप्ति ना बिना ज्ञान की नहीं होती। तो 9th हाउस में क्या सिखाते हैं हमें? छठे घर में रिलीजन के रूल्स सिखाए जाते हैं। मैं छठे घर से चालू करता हूँ। हम्म। छठे घर में बताया जाता है कि सुबह उठना है, ये करना है। 9th हाउस में आके हमें रिलीजन के रूल्स बताने चालू कर दिए जाते हैं कि एक काम करो, धर्म को फॉलो करने के लिए सुबह मंदिर जाया करो, ये काम करो, ये काम करो, टीका लगाओ। और वो डॉगमेटिकली करवाए जाते हैं, क्योंकि 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का है। स्पिरिचुअलिटी ना मतलब जो स्पिरिट वर्ल्ड है, गुण ज्ञान। स्पिरिट वर्ल्ड का गूढ़ ज्ञान नहीं। स्पिरिट वर्ल्ड मतलब जो दिखाई ना दे पर एग्जिस्ट करता है। पर आप किसी को ऐसे ही बोलोगे ना कि देखो स्पिरिट वर्ल्ड में ये काम इस तरीके से होता है, वो बंदे को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने 9th हाउस का रिलीजन के रूल्स बना दिए और कहा कि देखो जी। सर ढक के जाना है मंदिर, आरती करनी है, शाम के टाइम पे ये करना है, संध्या का काल में ये करना है। वो जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना जो लोग कर रहे हैं, वो सब कुछ 9th हाउस में है। लेकिन वो इसलिए है ताकि एक दिन आपके दिमाग में ना सडनली एक बिजली कौंधेगी और कहेगा ये तो यार 12वें घर का काम है, इसलिए हम लोग ये करवाते। और जिस दिन, इसलिए आप देखना कि जितने भी लोग मोक्ष की प्राप्ति के बहुत क्लोज होते हैं ना, सारी पूजा पाठ छोड़ देते हैं। कबीर ने लिखा कि अब राम मेरे को भजेंगे, मैं नहीं भजूंगा राम को। क्यों? क्योंकि वो ना मुक्त होते चलेगा इन सब चीजों से। यही 12वां घर करता है, लेकिन वो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, वो समझ में गुरु के थ्रू ही आता है। क्योंकि एक दिन एक गुरु आता है और वो जगा देता है अंदर से, वो कहता है ये सब छोड़ दे, माला छोड़ दे, ये सबसे तेरा कुछ भला नहीं होने वाला। वो 9th हाउस इसलिए बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, वो रास्ता वहीं से है मोक्ष का। पैसेज ऑफ टाइम में ये आता है। हाँ जी, समय बीतने के साथ ही चीज का ज्ञान होता है, गुरु के साथ होता है, मैं बोलता हूँ। हाँ। जिस दिन गुरु पकड़ लेता है गर्दन, उस दिन आ जाता है। ओके सर। ठीक है। दुर्गा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो एंड सन अगर थर्ड हाउस में हो एरीज में, तो सन का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है क्या? अच्छा, दोबारा पूछो दुर्गा, क्या पूछ रहे थे आप? सर अगर राहु फर्स्ट हाउस में है एंड सन इन एरीज अगर थर्ड हाउस में है अलॉन्ग विद वीनस एंड मरकरी, अच्छा, तो सन का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है क्या? बिकॉज राहु अफेक्ट करता है सन को। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं डिस्पोजिटर थ्योरी, हाँ बच्चे ये ना डिस्पोजिटर थ्योरी में मेरे को पढ़ाना है, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, शशि, एक सेकंड रुको, शशि अरोरा। हाँ सुरभि पूछ लो। हाँ जी नमस्ते सर। अगर लग्न में कोई भी ग्रह ना हो तो हम क्या वो कर सकते हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के रिगार्डिंग? तो सुरभि कोई ग्रह तो देख रहा होगा ना लगन में। अगर मान लो कोई भी ग्रह नहीं भी देख रहा, तब भी उसकी राशि का स्वामी तो है ना, वहां पे कोई ना कोई तो राशि है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल कैसा दिखता है, मंगल की राशि कौन सी है, 1 और 8। मंगल कैसा दिखता है, मैंने आपको मंगल का डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, तो आप वो मंगल की डिस्क्रिप्शन से, अगर कोई भी ग्रह नहीं देख रहा तो मंगल के डिस्क्रिप्शन से उस व्यक्ति को देखिए। तो सर पहला प्रेफरेंस जो दृष्टि दे रहा है उस पे देना है कि राशि के लॉर्ड के ऊपर देना है? अच्छा, जो भी दृष्टि दे रहा है पहला प्रेफरेंस उस पे देना है। क्योंकि वो उसको देख रहा है ना। मान लीजिए किसी का सूर्य 7वें घर में बैठा है और राशि खाली है, तो आप देखिएगा उसके अंदर सूर्य, वो बंदा ना गंजा होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की पथ की जो दृष्टि है वो जारी होती है, और ऐसा इंसान ना
बाल उड़ने चालू हो जाते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी आपको गंजे लोग देखने हैं किस किस का बाल उड़ रहे हैं, और देखना है कि क्या उनका सूर्य सातवें घर के आसपास या लगन के आसपास तो नहीं है। सर मेरे हस्बैंड का ऐसे बाल सामने से जा रहा है, बट उनका सन 5th हाउस में है, पाइसीज में। अच्छा, तो तो आई पित्त की वजह से डोंट नहीं जा थिंक रहा। अब देखो कौन सा गर्म ग्रह है की वजह से जा रहा है। सर या तो जुपिटर होगा या मार्स होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट है, 7th लॉर्ड में जुपिटर और मार्स है। अच्छा, मंगल देख रहा है ना, मैं कहा ना गर्म जी। ग्रह देख रहा है। ठीक है, अब जुपिटर भी देख रहा है ना, तो क्या जुपिटर क्या दे रहा होगा? जुपिटर कफ दे रहा होगा, ठीक है, शरीर बढ़ा रहा होगा। बट ठीक ही है, इज वेरी थिन। ठीक है, बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा, या तो घटा दिया है उसने। ठीक है, इसका मतलब जुपिटर काम नहीं कर रहा। बहुत सिंपल, ओके। आपने देखना जुपिटर काम कर रहा है, तो जुपिटर, पंडित जी का जुपिटर का डिस्क्रिप्शन ही ऐसा है कि भारी भरकम शरीर, फैला हुआ। पंडित जी जैसे दिखाई देते ना, हंसते हुए, लाफिंग बुद्धा, दैट्स योर जुपिटर। ठीक है, अगर वो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जुपिटर काम कर रहा है। अगर जुपिटर काम नहीं कर रहा तो बॉडी में फैट नहीं है। फैट ना बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, पता है, ठंड से, गर्मी से प्रोटेक्ट करके रखता है। फैट ना हो तो इंसान को बीमारियां आने लगती हैं, तो जुपिटर जरूरी है। ठीक है, ठीक है सुरभि, लेकिन अभी ना 10-15 चार्ट में प्रैक्टिस करके लेके आओगे तो नेक्स्ट, अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं करा, मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके वेरिएशंस हम अगली बार करेंगे, कितना हाइट कैसे देखते हैं, फादर का हाइट कितना होगा, ये सब चीजें कैसे देखते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, शशि अरोड़ा। नमस्कार सर। जी मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करना, आपकी क्लास में आना एक सपना सा लगता था कभी। अभी थैंक तो यू हो सो रहा है। मच। हाँ जी सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला कि लगन में देखो कि कौन सा ग्रह बैठा है, आप देख के पहचान जाओगे, ठीक है। एक तो चलो ग्रह बैठे हैं कि हम पहचान जाएंगे, लेकिन उसमें राशि का भी तो कोई रोल होगा ना, कि लगन हाँ, में राशि क्या है, ठीक है। बिल्कुल। और एक आपने बोला कि सामने से कोई प्लेनेट देख रहा है 7th हाउस से, तो अगर 7th हाउस में मान लो एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, प्लस लगन में भी कोई प्लेनेट बैठा है, तो हम कैसे, मतलब हम देख सकते हैं कि लगन में 2 प्लेनेट बैठे हैं, आपने कहा देखो शनि बैठा होगा तो वो बंदा ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर 2 प्लेनेट भी हैं, सामने से भी कोई देख रहा है और राशि का भी इम्पैक्ट आ रहा है, हम चार्ट देख के तो बता पाएंगे कि इसका नहीं ये नहीं, आएगा, हाँ पता है क्या, लेकिन सामने चार्ट, से हाँ मैं बिना वही बोल रहा हूँ देखे कैसे बताएंगे? शशि, जैसे चार्ट आपने वो कहा। एस्ट्रोलॉजर देखते हैं जिन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा होता। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने बिना देखे ही बताना है। हाँ अगर जी। कल, पता है कल ना ऑफिस में किसी ने प्रश्न पूछा कि सर किसी का बच्चा घर से भाग गया है, चला गया है, तो उसको जी वापस आने का जी। क्या उपाय है? तो मैंने उपाय बताया, मैंने कहा आप प्रश्न खोलो, प्रश्न में भी ना तुमको जुपिटर एफ्लिक्शन में बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा। तो प्रश्न खोला तो 3 नंबर का लगन था, ठीक है। और जुपिटर मरकरी सन 10th हाउस में थे उस टाइम पे। रेमेडी किसका बताया था? मरकरी और जुपिटर का। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, 4th हाउस के लिए। ठीक है, ठीक है। तो जब वो उसका, तो उसने पूछा कि सर आपने ना बिना देखे कैसे बताया, कि रेमेडी कैसे बताया बिना देखे? मैंने कहा यही हाँ। यही खेल है। जिस दिन आपको ये खेल समझ में आ जाएगा उस दिन आपको चार्ट देखना छूट जाएगा। तो आप जो पूछे ना कि शनि बुध बैठे हो लगन में, हाँ जी। आपको कौन सी ऐसी पहचान है जो शनि बुध की लगन में होती है? सामने से हाँ। चंद्रमा सूर्य देखते हो तब क्या हाँ। चेंजेस करेंगे? हाँ, ठीक यही है, तो मेरे को, यही मैं हाँ यही तो क्योंकि मेरे खुद के बेटे के चार्ट में एक प्लेनेट बैठा है लगन में, मतलब राहु बैठा है, और सामने से 4 प्लेनेट देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ी हुई हूँ, जानती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आज तक मतलब उसको वो कर नहीं पाती हूँ कि क्या निकाला जाए इस चार्ट में से, कैसे बोला जाए इस चार्ट के बारे में। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, तो डोंट वरी। ठीक अभी ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस थैंक करके यू। लेके आओगे ना अगली बार? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरे पास चार्ट इतने हैं क्योंकि खुद की मेरी मैम डेट ऑफ डेटा बर्थ बैंक है, नहीं है, डिटेल है ही नहीं मेरे पास। मैम डेटा बैंक तो है ना। हाँ नेपोलियन बोनापार्ट कैसे ठीक है। दिखता था, अडोल्फ हिटलर कैसे दिखता था, क्यों उसकी छोटी सी मूंछ थी, ये सब चीजें तो आप देख सकते हैं ना। महात्मा गांधी क्यों हाँ ऐसे चलते थे, जवाहरलाल ठीक है नेहरू सर। कैसे थे,
आपके बहुत सारे चार्ट्स हैं। ठीक है जी। हाँ, फैमिली में और मतलब आसपास के ले लूंगी मैं चार्ट। हाँ करके आएंगे सर डेफिनेटली। ठीक बहुत है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आकाश सिंह। सर हेलो सर, थैंक हाँ यू जी। सो मच। सबसे पहले आपने कोर्स हमें अलाउ किया। अ, ये आपने जैसे थोड़ा आड़ा टेढ़ा हमें पता था कि क्या होता है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हमने कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया कि हमारे जो मन में है हमने बस जो देखा यूट्यूब से वो सीख लिया। अभी थोड़ी देर तक पहले तक मेरे को यही लग रहा था मैं आपकी यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहा हूँ अभी भी पहले की तरह। इसके लिए थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सातवें घर से कोई प्लेनेट देख रहा है, मान लीजिए सन देख रहा है सातवें प्लेनेट से लग्न को, लग्न में कोई प्लेनेट नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये बाल उड़ेगा यहाँ से। साथ में शनि की दृष्टि भी कहीं से बढ़ रही है, तो बचा रही है। तब या हाँ शनि जी। या सूर्य शनि की राशि में बैठे, ठंडी राशि में आके बैठ गया। सूर्य वृश्चिक में है। नहीं मैं कह रहा हूँ या सूर्य ठंडी राशि में बैठ गया, बहुत सिंपल सा हाँ जी, हाँ कॉन्सेप्ट है जी, ना। तो उसकी हाँ जी, ताकत इतनी नहीं है कि वो बाल उड़ा दे, हाँ जी, वो वैसे ही ठंडा हो गया, तो दृष्टि काम हाँ जी। कैसे करेगी? और अगर शनि भी देख रहा है तो बचाएगा वो। बचाएगा, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ओके सर। और सर एक मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, हाउ टू जंप स्टार्ट योर करियर। ठीक है, अभी आपने सबसे वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया कि मतलब सूर्य को अर्घ्य दिए बिना आप ये चीज नहीं सीख सकते। तो सर मैंने काफी जगह पूछा है, काफी लोगों से पूछा है कि मतलब अर्घ्य देते टाइम जल में क्या क्या मिला हुआ होना चाहिए। आपकी वीडियो में भी था एक सिंदूर मिला हुआ होना चाहिए। तो कोई कुमकुम कहता है, कोई सिंदूर कहता है। अब सिंदूर कौन सा होना चाहिए, हनुमान लाल सिंदूर रंग होना होना चाहिए चाहिए, या रेड वाला? लाल रंग होना लाल चाहिए वाला बस। जो लेडीज लगाती हैं। ग्रहों को आउटर उनके कलर से मतलब है। आप रेमेडी करते वक्त ना जी, फोकस ऑन कि क्या रेमेडी में मेरा भाव है करने का, जी, ठीक है, rather than technicality of it। ओके। तो मतलब सिंदूर रेड वाला, मतलब एक तो क्योंकि सन का कलर मैंने हनुमान सिंदूर वाला भी देखा है ना, शायद सन का कलर। अच्छा, इतना जल्दी नहीं लेते, लाल रंग डालना है बस। ओके थैंक यू सर। कुमकुम भी चलेगा? हाँ, शीतल बरोत। ओके ओके थैंक यू। हाँ सर, जी मैम। आपने जो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो हॉराइजन का बताया ना कि लग्न कैसे होता है, तो उसके लिए मेरे को बहुत टाइम से एक सवाल है दिमाग में कि जैसे मेरा जन्म मूल गंधांता में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पेंडिंग कर्म के भी आपके वीडियोस मैंने देख रखे हैं। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि उसका मतलब ये है कि इसके आगे के नक्षत्र और जिंदगी मतलब पास्ट लाइफ में हो चुकी है एंड अभी नेक्स्ट बर्थ मूला से आगे जाएगा, क्या ऐसे ही सबका होता है या कुछ कोई मतलब उसका कोई रूल पैटर्न कुछ होता है कि अपने को ये लग्न क्यों मिलता है? अच्छा ठीक है, वो मैं कवर करूंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक्स ना इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूँ कि इंट्रोड्यूस हो जाओ सब्जेक्ट से। हाँ जी, वो एग्जांपल आप देने वाले थे ना कि वो मिट्टी, इस मिट्टी से आपका लगन बनता है। हाँ मैं आऊंगा उस पर। अभी तो ये नेक्स्ट क्लास में मेरे को वो सिर्फ अपीयरेंस सिखाना है। अभिजीत मित्रा। पूनम सिंह। सर सुनाई दे रहा ना? हेलो, हाँ जी बताओ। सर सुनाई दे रहा? हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरा ऐसा था कि आफ्टर माय फादर्स डिमाइस मेरा जो लाइफ का जो गोल था, वो मेटेरियलिस्टिक गोल जो था ना, वो इतना कभी भी ज्यादा नहीं था। ऐसा था कि ठीक है मेरा खर्चा चल जाए, थोड़ा बहुत सेविंग्स हो जाए, वो चलेगा। वो मेरा जो था ना, हमेशा मेरे को एक मेरा डिजायर था कि मेरे को अपना इंट्यूशन शार्प करना। तो जब भी मैं क्या करता हूँ, सूर्यदेव को उपासना करता हूँ, मेरे को फील होता है कि मेरा इंट्यूशन जो है अकॉर्डिंग जो मेरा जो चार्ट है, जो लग्न लॉर्ड मेरा 12th हाउस में है, उस अकॉर्डिंग मेरे को उसमें बहुत मतलब फायदा होता है और मतलब वो इंक्रीज होता है, मेरे को अच्छे से पता लगता है। लेकिन सर जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ये फेस करता हूँ कि मेरा जो पित्ता लेवल बहुत बढ़ जाता है। लिसन एंगर थोड़ा बढ़ जाता अभिजीत लिसन, आई एम नॉट टेकिंग पर्सनल क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आपको इस क्लास से कोई क्वेश्चन है ना, मुझसे पूछ लो। ओके ओके सर। नहीं सर, मेरा यही क्वेश्चन था सर। थैंक यू। ठीक। पूनम सिंह। सर मेरा वो मिस हो गया सर, 9th हाउस का सिग्निफिकेंस सर, वो विजडम, हायर स्टडीज, 9th हाउस सर। मैम रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। गीतांजलि जोशी। हाँ नमस्ते सर, जो आपने होमवर्क के लिए बोला है ना, वो कहाँ पे सबमिट करूँ? मैम आपके एलएमएस में, जहाँ पे आप लॉगिन करके देख रहे होगे ना ये क्लास, हाँ वहीं पे।
और वो पीडीएफ फॉर्म में भेजना है क्या, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप बस लॉगिन कर लो, आपको सारा फॉर्म वहाँ पे बना बनाया मिलेगा हमारी तरफ से। मोनिका यादव। Hello, good morning, sir. मॉर्निंग मैम। Sir, thank you so much for your classes actually. Sir, actually मुझे not a personal question, but मुझे just thank you for this session, and I just want to start learning on the basis. And actually, sir, I just want to ask one question. Like, I am a Libra ascendant, and yesterday I saw your video. Like from eighth house से मंगल जिस house में जाता है, we need to suffer for that house. Like मैम भूल जाओ थोड़ी देर यूट्यूब, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। Yes, आपको जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ नॉलेज है ना, वो सारे के सारे पीसेस जुड़ते हुए चलेंगे। yes, sir. Sir, and sir, Moola, sir, for Moola Nakshatra, me and my husband, we both are a Moola Nakshatra in a Ketu. And sir, so सब्र, I need to know about this. सब्र। मैं रेमेडीज भी सिखाऊंगा, मेरे को सिखाने का मौका दो। Yes. पहला क्लास है। Yes, sir. आभा कौशल। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर, ये सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए अच्छा, तो सर बहुत अच्छा कैसा है। रहता है? सूर्य क्या करता है? राज करता है, राहु उसको जी शैडो करता है। तो जो लोग स्ट्रैटेजी मेकर्स होते हैं, बिना पोजीशन के रूल कर रहे होते हैं, वो सारे सूर्य राहु वाले मिलेंगे आपको। आपने एक अच्छा काम करो मैम, आभा आज ना उधर जी जाना, सर। किधर जाना, डेटा बैंक में जाना हमारे, ठीक है? जी डेटा बैंक में जाके ना आप ना जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हुए हैं ना, हाँ उन सबके चार्ट निकाल लो। जितने ओके जॉन एफ कैनेडी, सुषमा स्वराज, जितने भी आपको जितना दिल करो, जो पॉलिटिशियन आपको पसंद हो, जी सबको सूर्य राहु देख लेना, अच्छा। ठीक है? बिना और सूर्य सर राहु अगर के ना, सामने मैं हाँ बताया ना हाँ कि राहु एम्पलीफाई कर देता है। हाँ हाँ सर, हमेशा नेगेटिव सुना है इसका कि ये अच्छा नहीं रहता। मतलब मेरे चार्ट हाँ, में अच्छा है नहीं उसके रहता, सामने। वो मैं मानता हूँ, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसका उस सेटिस्फैक्शन नहीं होने देता। रेट्रोग्रेड है ना राहु, नेचुरली रेट्रोग्रेड है, कितनी भी ताकत हो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने देता। ओके। और सर उसके सेटिस्फैक्शन, सामने हाँ हाँ चंद्र तो केतु भी, हाँ मतलब चंद्र केतु भी है। सूर्य राहु थर्ड हाउस में, नाइन्थ हाउस में चंद्र हाँ केतु। ग्रहण का जन्म है। लेकिन आभा हाँ क्लास नंबर 1 है, सब्र। जी जी सर, हिमाली खन्ना। थैंक यू। सर मैं इतना लॉस्ट हो गई कॉन्वर्सेशन में कि मैं क्वेश्चन ही भूल गई अपना। कोई बात नहीं, सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कवर करेंगे लग्न और उसमें बैठे हुए ग्रह, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you so much, थैंक sir. यू सर, थैंक यू।